हेलो एवरीवन, दिस इज मी दुतिश चैटर्जी। सबको मेरी तरफ से नमस्ते। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर देना। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है ऑन माय नेम दुतिश चैटर्जी, तो इस चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर देना। आई होप तुम लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा। जितना हो सके तुम लोग शेयर करना ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा लोग तक पहुंच पाऊं। इस दुनिया में एक चीज का थोड़ा सा कमी है, वो कमी होता है मोटिवेशन। मोटिवेशन इन द सेंस कि बहुत लोग को सक्सेस नहीं मिलता है। एग्जाम देते हैं लोग और एग्जाम देने के बाद वो लोग फेल कर जाता है, और जैसे ही फेल कर जाता है वो लोग गिव अप कर लेता है। तो मैं उन लोग तक पहुंचना चाहता हूं कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, गिव अप नहीं करना है, लड़ना है उस सिचुएशन को फेस करना है। और तुम में वो कैपेबिलिटी है ताकि तुम उस सिचुएशन को फेस कर पाओ। इसलिए मैं एक सक्सेस स्टोरी लेके आया हूं तुम सबके लिए। और ये सक्सेस स्टोरी है ऋषु तिवारी का। ऋषु तिवारी, मैं ऋषु के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जब मैं 2018 में महिंद्रा में पढ़ाता था, वहां पे मेरा स्टूडेंट हुआ करती थी। उसमें एक डेडिकेशन था कि डेडिकेशन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी कष्ट आ जाए, मुझे जॉब लगाना ही है। ये उसने ठान लिया था कि 1 साल नहीं होगा, 2 साल नहीं होगा, 3 साल में नहीं होगा, वो 4 साल लगाएगा, 5 साल लगाएगा, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक वो चैन की नींद नहीं सोएगी। और उसको देख के मुझे ऐसा ही लगा था, और अल्टीमेटली आज उस लड़की ने जॉब लगा दिया। उस लड़की ने सिर्फ पीओ नहीं, पीओ और क्लर्क दोनों में जॉब लगाया है। और मैंने सोचा कि ये सबसे बड़ी एक बात है कि मैं उसका इंटरव्यू लेके तुम सबको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करना है, ताकि उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके तुम लोग को भी जॉब मिले। और ऐसा नहीं कि उसने जॉब दिया या उसने एग्जाम दिया, एग्जाम तुरंत क्वालिफाई हो गया, नहीं। उसमें उसने भी प्रीलिम्स में फेल किया, उसने भी मेंस में फेल किया। प्रीलिम्स मेंस क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बाद भी उसका कट ऑफ क्वालिफाई नहीं हुआ और अल्टीमेटली शी फेल्ड। बट द पॉइंट इज शी नेवर गेव अप, शी नेवर गेव अप। और उसने मुझे एक ही चीज बताई थी कि सर आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं वो सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे जॉब लगाना ही है। मैं रात भर पढ़ूंगा लेकिन मुझे जॉब लगाना ही है। और उसने मेहनत किया, बोलते हैं ना बर्निंग योर मिडनाइट ऑयल। तो उसने रात जग के मेहनत किया, और वो मेहनत स्मार्ट वर्क था, और अल्टीमेटली उसको क्या मिला, उसको सक्सेस मिला है। तो यहाँ पे मैं सबके सामने उसका एक इंटरव्यू लेके आया हूँ। आई होप सबको वो इंटरव्यू अच्छा लगेगा, और सब लोग इंटरव्यू को जरूर देखना। और इंटरव्यू में क्या क्या हुआ है, उसने पीओ में इंटरव्यू दिया, उस पीओ के इंटरव्यू में क्या क्या हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछा है, कैसे उसने जवाब दिया है, वो भी उस वीडियो में है। तो सब लोग उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के जरिए तुम लोग को ये पता चलेगा कि एग्जैक्टली इंटरव्यू में क्या होता है। और मैंने जो उसका इंटरव्यू लिया उसमें तुम लोग को पता चलेगा कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन कैसे लेना है। मैं एक चीज सबको बोलना चाहता हूं कि हम लोग के प्रॉब्लम है, हम लोग फेल करने से डरते हैं। लेकिन क्यों डरेंगे, क्यों डरेंगे? बिकॉज फेलियर इज द पाथ टू सक्सेस। अगर तुम फेल करोगे तो ये समझ लेना यू आर क्लोज टू सक्सेस। अगर तुम फेल किए नहीं मतलब तुम तो ट्राई नहीं किए। हर सक्सेसफुल पीपल ट्राई करते, और ट्राई करते करते हमेशा वो लोग फेल करते। फेल करने के बाद अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिलता है। तो अगर तुम फेल कर रहे हो तो सेलिब्रेट योर फेलियर, बिकॉज यू आर वन स्टेप क्लोजर टू योर सक्सेस। डरो मत, लोग क्या बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। लोग सोचेंगे अरे ये तो फेलियर है, नहीं, डरना नहीं है। तुम अपने आप ठान लो कि चाहे कुछ हो जाए, वॉट एवर हैपेंस, तुम रुकोगे नहीं, तुम चलोगे, तुम आगे बढ़ोगे, तुम गिरोगे, तुम फिर से उठोगे, और तुम उठ के फिर से चलोगे। चाहे कुछ हो जाए, तुम अपने आप को नहीं रुकोगे। गिव अप इज नॉट एन ऑप्शन। अगर तुम किसी चीज को चाहते हो तो तुमको रात को नींद नहीं आएगा जब तक वो चीज तुमको ना मिले। ये चीज तुम्हारे अंदर होना चाहिए, और ये चीज अगर तुम्हारे अंदर है तो नथिंग कैन स्टॉप यू, नथिंग कैन स्टॉप यू। बट एक चीज, एक छोटा सा चीज मैं बोलना चाहता हूं सबको, कि हर एक स्टेप में तुम जब फेल करोगे तो तुम देख लेना कि तुम्हारा एग्जैक्टली गलती कहां पे हुआ है। बस वो गलती रिपीट मत करना। गलती कुछ भी हो सकता है,
चाहे वो गलती ये हो सकता है कि तुम स्लो हो, कोई भी सपोज कोई भी सम सॉल्व करने में तुम स्लो हो, कोई भी पजल सॉल्व करने में तुम स्लो हो, तुम इंग्लिश में वीक हो, या तुम करंट अफेयर्स को याद नहीं रख पा रहे हो, ये तुम्हारा वीक पॉइंट हो सकता है। तो देखो तुम्हारा वीक पॉइंट कौन सा है, तुम क्यों फेल किए, और वो गलती मत रिपीट करना। बस अगला साल तुमको ये देखना है कि वो गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। अगला साल तुम फेल करोगे, फिर कुछ ना कुछ गलती निकलेगा, देखो कि वो गलती क्या है, बस वो उस गलती को दौड़ाओ मत। और ऐसे करते करते जब हर गलती मिट जाएगा, तुम देखोगे यू आर वन स्टेप नहीं, यू आर ऑलरेडी सक्सेसफुल पीपल। तुम एक सक्सेसफुल बन चुके हो, तुमको सक्सेस मिल चुका है, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट। वो एक सेकेंड जब तुमको बोलेगा ना कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर सिलेक्टेड फॉर कैनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यू आर सिलेक्टेड फॉर एसएससी सीजीएल, यू आर एन इनकम टैक्स ऑफिसर, तब एक अलग ही खुशी होगा। वो खुशी सिर्फ तुम्हारा नहीं होगा, वो खुशी तुम्हारा पूरा फैमिली का होगा। तो ये मैटर करता है, ये तुम्हारा मैटर करता है, क्योंकि देखो सबसे जरूरी एक चीज है कि खुद खुश हो जाओ और फैमिली को भी खुश कर लो। क्योंकि देखो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली मम्मी पापा जो होते हैं ना, वो बहुत सैक्रिफाइस करते हैं कि नहीं। ये तो हम लोग मानते हैं कि मम्मी पापा बहुत सैक्रिफाइस करते हैं, तो उन लोग को तो एक छोटा सा गिफ्ट देने को बनता है। एक छोटा सा गिफ्ट, एक छोटा सा स्माइल। छोटा सा स्माइल कैसे देंगे, कि खुद सक्सेस हो गए। अगर हम लोग खुद सक्सेसफुल हो गए, तो उन लोग को जो खुशी मिलता है उसका लेवल ही कुछ अलग होता है। तो अगर तुमको अभी भी लगता है, इस पूरा वीडियो को देख लो, फिर भी अगर तुमको लगता है कि हाँ तुमको गिव अप कर लेना चाहिए, तो कर दो। लेकिन गारंटी दे रहा हूं, एक चीज का गारंटी है कि पूरा वीडियो जब देखोगे ना, तुमको गिव अप करने का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। क्योंकि तुम्हारे अंदर से एक आवाज आएगा, नहीं इस बार नहीं, इस बार नहीं। अगर तुम बैंक का तैयारी कर रहे हो, तो आईबीपीएस पीओ 2021 में जो एग्जाम होने वाला है, अभी से वेट मत करो। ये मत सोचो कि एग्जाम पोस्टपोन्ड हो जाएगा, अभी सिनेरियो खराब है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा, नहीं, डोंट वेट। यही तो गलती करते हैं सब। जिसका मैं इंटरव्यू लिया आज, उसने एक चीज ठान ली थी कि अच्छा लॉकडाउन हुआ है तो लॉकडाउन का एडवांटेज लिया, एग्जाम पोस्टपोन्ड हुआ, सारा एग्जाम एक साथ हुआ, एसबीआई बोलो या आईबीपीएस, सारा एग्जाम एक साथ हुआ, तो उसके लिए उसको भी आसान हो गया। क्योंकि वो अप्रैल से लेके पूरा जनवरी तक, जब तक एग्जाम नहीं हुआ तब तक उसने मेहनत किया, और सारा एग्जाम एक साथ क्वालिफाई कर लिया। तो अभी से पढ़ो। सबका एक ही कमजोरी है, सर कुछ याद नहीं रहता। मुझे बोला जाता है कि सर कुछ याद नहीं रहता है, ठीक है मैं मानता हूं कि जैसे मान लो करंट अफेयर्स, इतना सारा अफेयर्स हो रहा है पूरा देश में, पूरा दुनिया में, ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा। ऑब्वियसली इट्स एन ऑब्वियस, याद नहीं रहेगा। तो लिख के याद करो, एक कॉपी लो, टेक अ कॉपी, टेक अ पेन, हर दिन का करंट अफेयर्स लिखो, और हर दिन अगला दिन उसको रिवाइज करो, अगला दिन उसको रिवाइज करो। मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस दिन तुम्हारा एग्जाम होगा, सारा करंट अफेयर्स यहां पे होगा। और एक एक सब्जेक्ट में अगर तुम अच्छा मार्क्स लाए ना, तो अगला सब्जेक्ट में उसका इंपैक्ट पड़ता है। तुम सोचोगे अच्छा इस एग्जाम में या फिर इस सब्जेक्ट में मैंने तो अच्छा मार्क्स किया या तो अच्छा अटेम्प्ट किया, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस काम आएगा, और उस कॉन्फिडेंस को लेके तुम पूरा एग्जाम अच्छा दे पाओगे। तो मेरा सबसे विनती है, इस वीडियो को जरूर देखो, और लाइफ में कुछ भी हो जाए कभी गिव अप मत करना। क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर तुम गिव अप करोगे, तो होता है ना, मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, और मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगेगा, वो तुमको अच्छा लगेगा, वो तुमको तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए खुद के लिए नहीं, सिर्फ अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ो। और इस साल जो एग्जाम होने वाला है 2021 में, 2021 तुम्हारा होगा। 2020 में जो हुआ, 2019 में जो हुआ भूल जाओ, 2021 में तुम्हारा ही होगा। और ये तब होगा अगर तुम सही तरीके से मेहनत किए। सब लोग बोलते हैं मुझे कि सर कैसे मेहनत करना है, कैसे पढ़ना है, कुछ समझ में नहीं आता, मैं कुछ भी करता हूँ मैं फेल हो जाता हूँ। तो मैंने सोचा चलो आज मैं एक वीडियो ले आता हूँ, एक मैं इंटरव्यू ले आता हूँ, और जिसने क्वालिफाई किया पीओ, मैं उसी से पूछता हूँ कि तुम ऐसा क्या कर लिए, ऐसा क्या कर लिए कि तुम्हारा जॉब हो गया, तुम कहां से मौक दिए, तुम पूरा दिन क्या रूटीन बनाए, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किए। तो ये हम लोग उसी से सुनते। तो इंटरव्यू लेने से पहले उसका एक वीडियो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, और उस वीडियो में तुम लोग को पता चलेगा कि इंटरव्यू में क्या क्या होता है, इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, राइट।
तो प्लीज 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 वॉच द वीडियो, पूरा वीडियो जरूर देखना और आई होप तुम लोग को अच्छा लगेगा। सो आगे बढ़ते हम लोग वीडियो के लिए। लेट्स सी कि उसके इंटरव्यू ने क्या क्या पूछा गया। ठीक है, चल। हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋषु है। आई एम फ्रॉम कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आज मैं आप लोगों के साथ अपना IBPS PO का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। मेरा IBPS PO का इंटरव्यू 11 मार्च PNB कोलकाता में ही था। मेरा रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 था। उस हिसाब से मैं 8 बजे ही पहुँच गई थी। उसके बाद हमारा DB हुआ। DB के बाद जिसका जैसा टर्न था उसको उस हिसाब से उसके पैनल मेंबर के पास लेके जाया गया। तो मेरा 3rd नंबर था। हम सब बाहर एस्पिरेंट्स, एक एस्पिरेंट का इंटरव्यू चल रहा था और हम सबको बाहर बैठने बोला गया था और हमें ये बोला गया था जैसे ही बेल रिंग होगी आप लोग अपने टर्न वाइज चले जाना। जब मेरे टर्न पे बेल बजी, मुझे पता था मुझे जाना है, बट कहते हैं ना नर्वसनेस के कारण समझ नहीं आता कि आपको करना क्या है। तो जो बाकी के एक्सपीरियंस थे उन्होंने बोला जाओ अब आपका ही टर्न है। तब मैं गई, दरवाज़ा नॉक किया। दैन आई आस्क्ड देम दैट मे आई कम इन सर मैम। दे सेड yes, come in. Then I greet them, good morning ma'am, good morning sir, with a smile. They replied me and told me to take seat. I took seat. उसके बाद उन्होंने कहा अपना मास्क उतार दो आप। तो हम कहे यस सर श्योर। जब मैंने अपना मास्क उतारा तो उन्होंने सडनली मेरा नाम बोला, ऋषु। मतलब कि बाकी एक्सपीरियंस के लिए बोला जाता है ना, बहुतों का मैंने सुना है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उन्होंने बोला कि ऋषु। तो मैं तुरंत उनके साइड देखने लगी तो उन्होंने बोला ऋषु आप कौन से कॉलेज से हो। तो मैंने अपना कॉलेज का नाम बताया। तो बोले कि वेयर इट इज़। तो मैंने अपने मेरा कॉलेज कहाँ पे है वो बताया। फिर वो जिस एरिया में मेरा कॉलेज है उस एरिया का अलग ही इम्पोर्टेंस है, तो उसके बारे में उन्होंने मेरे से थोड़ा पूछा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपका ग्रेजुएशन 1 ईयर पहले हुआ है। तो मैंने तुरंत कहा नो सर, इट वॉज इन 2018। तो बोले ओके 2018। तो आप इतना लंबा गैप है तो आपने अपने फर्दर स्टडीज़ क्यों नहीं की? आप मास्टर्स के लिए जा सकते थे या कोई और स्टडीज़ के लिए जा सकते थे। तो मैंने उन्हें अपना रियल जवाब दे दिया जो मेरा एक्चुअल रीज़न था, ऐसा मतलब कि मास्टर्स नहीं करने का या फर्दर स्टडीज़ नहीं करने का। देन तो उन्होंने मेरे जो रीज़न्स थे उसी रीज़न पे बेस्ड उन्होंने मेरी फैमिली के बारे में पूछा, मेरे पापा की जॉब के बारे में पूछा। दैन आस्क्ड फैमिली मेम्बर्स ऑफ माय फैमिली। उन्होंने पूछा कि मेरे जो सिबलिंग्स है वो क्या करते हैं। मैंने वो सारा आंसर रिप्लाई किया। तो उन्होंने फिर मेरे से डायरेक्टली बोला कि अच्छा अब हम आपके कॉमर्स बैकग्राउंड पे जाते हैं। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड की थी तो उन्होंने डायरेक्टली बोला अब हम आपके कॉमर्स बैकग्राउंड पे आते हैं। आपको याद है आपके कॉमर्स का, क्योंकि ग्रेजुएशन तो काफ़ी टाइम हो गया है कंप्लीट हुए। तो मेरे मुँह से तुरंत निकला है यस सर, वो तो हमारा बेस है, वो कैसे भूल सकते हैं। उन्होंने सब हंसने लगे। देन फिर वहाँ पे मेरे पैनल मेंबर में आई थिंक 4 और 5 सर थे और एक मैम थी। सर का अभी कंफर्म नहीं हूँ, बट हाँ आई थिंक सो 6 मतलब टोटल 5 सर थे और एक मैम थी, मीन 6 मेंबर्स थे हमारे पैनल में। तो वहाँ पे जो मतलब सेकंड सर थे उन्होंने मेरे से डायरेक्टली पूछा व्हाट इज़ गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग पता है। तो मैंने कहा यस सर पता है। तो उन्होंने बोला हाँ, तो वो मुझे देखा तो बोले सर बोले, तो बोले हाँ बोलो। तो मैंने उन्हें 3 जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं वो बता दिया। उसके बाद जो चेयरमैन सर थे, मीन्स फर्स्ट सर थे, उन्होंने मेरे से डायरेक्टली पूछा व्हाट इज़ बैलेंस शीट। तो मैंने बैलेंस शीट के बारे में बताया। उन्होंने पूछा बैलेंस शीट कब प्रिपेयर किया जाता है, एट अ पर्टिकुलर डेट और अ पर्टिकुलर ईयर। तो मैंने वो भी बता दिया कि वो पर्टिकुलर डेट पे ही होता है। उसके बाद साथ में मैम ने पूछा कि व्हाट इज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने उसका आंसर दिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के मैम ने ये पूछा वो कब प्रिपेयर किया जाता है, एट अ पर्टिकुलर डेट और अ पर्टिकुलर ईयर। मैंने उसका भी आंसर दे दिया। उसके बाद सडनली मतलब कि एक बेल रिंग हुई, आई थिंक सो बैंक के प्रेयर का टाइम था। तो सारे मेंबर्स ने कहा कि आप 2 मिनट वेट करो, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हम बोले श्योर।
उसके बाद 2 मिनट मैं शांति से बैठी थी। उस 2 मिनट में मुझे ऐसा फ़ीलिंग लग रहा था कि मैं स्टैच्यू हो गई हूँ, क्योंकि आप अगर कोई भी एक्टिविटी करते हो ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है कि या तो आप नर्वस हो या डरे हुए हो। मुझे ये सब कुछ शो नहीं करना था, इसलिए जैसे मैं आंसर देते टाइम बैठी थी स्माइल करते हुए, वैसे ही बैठी थी। मास्क भी निकल गया था, तो चेहरे का एक्सप्रेशन साफ-साफ पता चल रहा था कि आप डर रहे हो कि मतलब कि कैसा फ़ील कर रहे हो, इसलिए मैं वैसे की वैसे बैठी थी। जैसे 2 मिनट्स कंप्लीट हुए, प्रेयर बंद हुई, तो जो 4th सर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको ये पता है ये किसकी वॉइस है, किसने गाया है? तो आई सेड नो सर, आई डोंट नो अबाउट दिस। सब वो स्माइल करने में बोले कोई बात नहीं। तो फिर जो 3rd सर थे उन्होंने डायरेक्टली मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि आप बैलेंस शीट को देख के कैसे बता सकते हो कि फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में। तो मैंने उनको रीज़न दिया और मैंने अपने आंसर में एक टर्म यूज़ किया था रेशियो, क्योंकि मैं चाहती थी कि उससे भी क्वेश्चन पूछे जाएँ। तो उन्होंने बोला कि आपको रेशियो के बारे में पता है? हम कहे यस सर पता है। तो उन्होंने बोला व्हाट इज़ डेट इक्विटी रेशियो? आई आंसर्ड। बोले डेट सर्विस कवरेज रेशियो। इसके बारे में मुझे मतलब थोड़ा सा नॉलेज था, पूरा नॉलेज नहीं था। तो मैंने डायरेक्टली कह दिया सॉरी सर, आई डोंट नो अबाउट इट, बट आई विल डेफिनेटली गो थ्रू इट। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। फिर जो 4th सर थे उन्होंने मेरे से पूछा कि व्हाट इज़ पार्टनरशिप? आई आंसर्ड हिम। उसके बाद बोले व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट नीडेड इन पार्टनरशिप? हम बोले पार्टनरशिप डीड। उसके बाद मैम मतलब फिर चेयरमैन सर क्वेश्चन किए व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल साइकिल? आई मतलब वो वर्किंग कैपिटल साइकिल में उन्हें एग्जैक्ट वर्ड सुनने थे कि क्या होते हैं वो, लेकिन मैं उस मेरे दिमाग में वो एग्जैक्ट वर्ड आ ही नहीं रहे थे। मैं बता रही थी बट हाँ वो सेटिस्फाई नहीं था। मैम ने मेरी हेल्प की, आप सही जा रहे हो, आप बस ये वर्ड बता दो कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो जो होता है वही होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। हम बोले यस मैम, कैश इनफ्लो एंड कैश आउटफ्लो। लेकिन ये सब बोलते वक्त मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरा थोड़ा सा भी स्माइल हटा तो डेफिनेटली पता चल जाएगा कि मैं बहुत नर्वस हूँ। लेकिन हाँ उस टाइम जब सब मेरे से फ्रैंकली मेरी ही लैंग्वेज में मतलब आम भाषा में इंटरव्यू चल रहा था। इट मीन्स कभी वो लोग इंग्लिश में आए थे, कभी हिंदी में, एकदम नॉर्मल हिंदी में जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ वैसे आए थे, तो एकदम फ्रैंक हो गए थे हम। फिर मैम ने ही क्वेश्चन पूछ रही थी, मैम ने पूछा व्हाट इज़ नेटवर्थ? मैंने आंसर दिया, लेकिन उनके चेहरे से साफ साफ पता चला था वो मेरे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसके बाद ये हुआ, और उसके बाद मेरे से ये पूछा गया है कि जो 5th सर थे उन्होंने मेरे से ये पूछा व्हाट इज़ लेटर ऑफ क्रेडिट? मैंने कहा कि सर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ बताऊं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ श्योर। तो मैंने उनको एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन किया। बोले ठीक है, आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, आप इसका डेफिनेशन एक बार जाके देख लेना। हम कहा श्योर सर देख लेंगे। और उसके बाद फिर उन्होंने बोला अच्छा आपकी लोकेलिटी में डीमोनेटाइजेशन का क्या इफ़ेक्ट पड़ा था? दैट इज़ कि अभी भी कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं या डिजिटली हुआ है? मेरे बोलने के पहले जो फर्स्ट सर थे चेयरमैन सर, उन्होंने ही आंसर कर दिया कि आप इस एरिया की बात कर रहे हैं और वहाँ पे और ऊपर से इंडिया में डिजिटली इतनी जल्दी हो सकता है कुछ भी? सब हंसने लगे। तो सर बोले कि आपका आंसर तो सर ही ने ले लिया। हम बोले यस सर। देन फिर उन्होंने कहा अच्छा पार्लियामेंट में 2 हाउस होता है, लोकसभा और दूसरा कौन सा होता है? तो मैंने आंसर किया राज्यसभा। बोलते उसके बाद उन्होंने पूछा वो चेयरमैन कौन है राज्यसभा का? मैंने वो भी आंसर किया। तो 4th एंड 5th सर दोनों साथ में बोलते हैं कि व्हाट इज़ हिज डेजिग्नेशन? तो मैंने उनको डेजिग्नेशन बताया। तो 5th सर ने डायरेक्टली बोला जगदीप धनखड़ जी कौन है? तो मेरे मुंह से तुरंत निकला है हमारे स्टेट गवर्नर। उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है। फिर मैम ने बोला व्हाट इज़ योर हॉबी? तो मैंने अपनी हॉबी के बारे में बताया। तो 5th सर ने बोला वैसे इस हॉबी का हमारे बैंक में कोई काम नहीं है। तो मैंने बोला कि नहीं सर, हम लोग अपनी मेरी इस हॉबी को जैसे बैंक में कुछ कल्चरल फंक्शंस होते हैं उसमें यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। तो सब लोग हंसने लगे, बोले यस श्योर। उसके बाद जो 1st सर थे उन्होंने कहा ओके ऑल मतलब सारे पैनल मेम्बर्स ने मुझे ऑल द बेस्ट कहा। एंड जो 1st सर थे उन्होंने कहा ऑल द बेस्ट, आई अप्रिशिएट यू एंड योर कॉलेज। आई सेड थैंक यू सर। एंड उसके बाद उन्होंने कहा अब आप जा सकते हो। मैंने कहा थैंक यू सर। देन मैं वहाँ से निकल गई स्माइल करते हुए। द ओवरऑल अगर मैं कहूँ मेरा ये जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस था बहुत अच्छा था। मैं सेटिस्फाइड थी अपने इस इंटरव्यू से।
मतलब कहते हैं ना कि मतलब अब मैं ये कह सकती हूँ ना, इंटरव्यू जो होता है वो लक भी मतलब किसी चीज़ पे पर्टिकुलरली डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंने बहुतों का इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखा था। अपना इंटरव्यू देने के पहले किसी से करंट अफेयर्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, किसी से पूरे बैंकिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, बट मेरे से सिर्फ एकेडमिक्स पे पूछे गए थे। तो वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किससे क्वेश्चन पूछे। इसलिए आपको मेन क्या है इंटरव्यू में, मेन है कि आप ऑनेस्ट रहना, कोई भी गलत आंसर या आपकी जो पर्सनालिटी नहीं है उसके अपोजिट में कुछ आंसर मत करना। जिसका आंसर आता है उसको कॉन्फिडेंटली बोलो, स्माइल करते हुए। जो नहीं आता है कॉन्फिडेंटली स्माइल करते हुए बोल दो, सॉरी सर आई डोंट नो अबाउट इट। जो भी है ऑनेस्टी से बोलो, कोई झूठा मत दिखाओ, क्योंकि देखो हम लोग अगर कुछ नया चीज़ ट्राई करते हैं ना, वो सामने तुरंत पता चल जाता है कि हम लोग कहाँ गलत कर रहे हैं, और ये हमारा मतलब कहते हैं ये हमारा साइड नहीं है, ये रियल हम नहीं है, तो उन्हें पता चल जाता है। सो ऑल द बेस्ट, आई थिंक सो मेरे इस इंटरव्यू एक्सपीरियंस से आप लोगों को आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट अगेन। तो कैसा लगा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस? आई होप सब लोग को समझ में आया कि इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछा जाता है, कैसा डिस्कशन होता है इंटरव्यू में। और सिर्फ ये नहीं, हम लोग आगे भी और डिस्कस करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ जो लोग पीओ और क्लर्क क्वालिफाई कर चुके हैं, कि एग्जैक्टली क्या क्या पूछा जाता है इंटरव्यू में, कैसे हम लोग इंटरव्यू को डील करते हैं, या फिर क्या एग्जैक्टली करना चाहिए जब हम इंटरव्यू में पैनल में बैठेंगे, हाउ टू डिस्कस, हाउ टू हैव ए प्रॉपर डेसअप, उसके बारे में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर तुम लोग को पीओ बनना है तो समझ जाना इंटरव्यू तो देना ही देना है, और कोई रास्ता नहीं है। ऑब्वियसली क्लरिकल जॉब में इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन सबको तो पीओ बनना है, क्लर्क सबको बनना है, बट पीओ इज द मेन ऑप्शन, है कि नहीं? तो ऑब्वियसली अभी हम डिस्कस करेंगे मेरा और ऋषु का इंटरव्यू में एग्जैक्टली उसने कैसे प्रिपरेशन लिया अपना, कैसे उसका दिन शुरू होता है और कैसे वो सोने जाती है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली पूरा दिन क्या क्या करती है बहुत मैटर करता है, क्योंकि डेडिकेशन बहुत जरूरी है। अगर तुमको लगता है कि तुमको जॉब चाहिए, तो तुम्हारा तो दिमाग है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे काम करेगा, उसका दूसरा कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल है। उसका डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे होगा, और अगर ऐसा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो उसने कुछ ऐसा ही किया, इसलिए मैंने उसका एक इंटरव्यू लिया, और उस इंटरव्यू में हम लोग डिस्कस किए कि उसने क्या क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया, कहाँ से मॉक दिया, मॉक का एनालिसिस कैसे किया। तो ये सब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कमी हम सब में कुछ ना कुछ है, और इसी कमी के चक्कर में हम लोग फिनिश लाइन पे नहीं पहुंच पाते। तो हम लोग का एक ही मोटिव है कि कैसे भी करके हम लोग फिनिश लाइन पे पहुंचेंगे। और मैं हूं जरिया, ताकि तुम लोग को इस वीडियो लेके आया हूं, और इस वीडियो को देख के ताकि तुम लोग उस फिनिश लाइन को सेम चीज करोगे जो उसने किया। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एग्जैक्टली कॉपी करो, एग्जैक्टली कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी रास्ता उसने बनाया, और उस रास्ते को देखो उसमें क्या क्या है, क्या क्या हर्डल्स है। एक तो जरूरी है बात कि गिरना तो तुमको है, तुम गिरोगे, बस गिरने के बाद अगर चोट भी लगे ना, तो ये समझ लेना ये चोट कुछ नहीं है। सबसे बड़ा चोट दिल पे पहुंचता है, क्योंकि क्वालिफाई नहीं होने के बाद दिल पे माइंड पे बहुत असर होता है। बाकी अगर तुमको कोई और चोट लगे तो एक बात समझ लेना, पेन इज टेम्पोररी, सक्सेस इज परमानेंट, तो गो फॉर द सक्सेस। तो चलते हम लोग अभी इंटरव्यू में, देखते कि उसने क्या क्या स्ट्रेटेजी बताई। राइट, लेट्स गो। हेलो, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून ऋषु, एंड गुड फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टरनून सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सर। क्योंकि तुम दोनों पीओ और क्लर्क क्वालिफाई किए, ठीक है? और एक ही साल में दोनों पीओ और क्लर्क क्वालिफाई करे आफ्टर 2018 से मुझे याद है तुम स्टार्ट किए थे, और 18 से तुम स्ट्रगल करते गए, लेकिन गिव अप नहीं किए, और अल्टीमेटली लॉकडाउन भी चला गया, 2021 में तुम्हारा दोनों में जॉब हुआ। मुझे अभी भी याद है तुम बार बार मुझे पूछते थे, सर कब होगा मेरा जॉब, क्यों नहीं हो रहा है मेरा जॉब। मैं तुमको बोलता था कि होगा होगा, अल्टीमेटली हो गया। तो हो गया। 2021, देखो 2020 सबके लिए खराब गया है, लेकिन 2021 तुम्हारे लिए बेस्ट ईयर है, ये तो पक्का है। हाँ। इससे अच्छा साल नहीं हो सकता है। हाँ, आई एक्सपेक्ट करता हूँ, मैं ऑब्वियसली एक्सपेक्ट करूंगा कि इससे भी अच्छा साल आए तुम्हारी जिंदगी में, ठीक है, ताकि कोई और अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तुम क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले मैं तुमको पूछना चाहता हूँ
कि क्या फीलिंग है इस जॉब का। मतलब कि उस एक सेकंड में तुमको बोला गया कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन योर क्लियर्ड, ठीक है। और तुम्हारा पीओ में कौन सा बैंक में हुआ था? कैनरा बैंक। कैनरा बैंक। और क्लर्क में? पीएनबी। पीएनबी। तो तुमको सबसे पहले पीओ, तुम सबसे पहले कौन सा रिजल्ट देखे थे, पीओ का कि क्लर्क का? पीओ का। पीओ का रिजल्ट देखे थे और तुम देखे हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड इन कैनरा बैंक, राइट? सर मतलब 9/16 पे रिजल्ट आया था। मैंने हाँ, साइट ओपन की शांति से। ठीक है। मतलब पहली बार ऐसा था कि मेरा रिजल्ट आया, मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। भाई बगल में खड़ा तो पूछा रिजल्ट आया, हम कहे कि अभी कुछ नहीं आया, तुम जाओ यहाँ से, हम देख लेंगे, आएगा तो बता देंगे। तो रिजल्ट जैसे ही मैंने ओपन किया, एक तो बहुत कुछ लिखा रहता है, बहुत छोटे छोटे में लिखा रहता है। मुझे लगा इस बार भी गए हम, क्योंकि बहुत कुछ लिखा था, समझ तो आ नहीं रहा था। लेकिन जब धीरे धीरे जूम कर रहे थे, हमको कुछ दिख नहीं रहा था, बस कैनरा बैंक कैप्स लॉक में सब लिखा हुआ था। होंगे कैनरा बैंक लिखा है, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। फिर जो बैंकिंग एस्पिरेंट देखना चाहता है, वी आर ग्लैड टू, हम और कुछ नहीं देखे, सीधा वो लाइन पढ़े हैं। मतलब उसके बाद हम आवाज दिए मम्मी पापा, मेरे मुंह से वो भी ढंग से नहीं निकला है। तो तुम अचानक से वो वो रिजल्ट देके शॉक हो गए कि अल्टीमेटली एक जिसके लिए तो तुम वेट कर रहे थे वो मिल गया तुमको, और वहां पे मिल लिखा हुआ गया था कैनरा फाइनली। बैंक। मतलब वो देख के अलग खुशी था कि चलो स्ट्रगल खत्म हुआ यस। एंड नाउ यू आर सक्सेसफुल। तो उसके यस। बाद लाइफ अब क्या क्या किए चेंज। पहले बताओ, जैसे ही रिजल्ट आया क्या क्या किए तुम? रिजल्ट आया पहले मैं मतलब हम तो कभी चुप होते नहीं है, लेकिन उस दिन मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी कि मेरा रिजल्ट आउट हो गया। हम वो आवाज दिए मम्मी पापा को, लेकिन इन लोग को सुनाई नहीं दिया। तो हम कहे नहीं, यहाँ से नहीं होगा, जाके इन लोग के पास बोलेंगे। हमने पापा को जाके बोले पापा मेरा पीओ में सिलेक्शन हो गया, कैनरा बैंक में मिला। उसके बाद सर जो मतलब एक खुशी होती है ना मम्मी पापा के चेहरे पे देख के, लगा कि लाइफ में सब कुछ मिल गया अब। मतलब इस यही एक्सपेक्टेशन थी मेरे को, यही कि हमको बस इन लोगों के चेहरे पे टेंशन फ्री स्माइल चाहिए, क्योंकि बचपन से हम लोगों ने बहुत देखा है कि मम्मी पापा बहुत सफर किया हम लोगों के लिए। लेकिन ये है ना कि एक पॉजिटिव रिजल्ट सब कुछ चेंज कर देता है, वही देखना था और फाइनली मिला मेरे जिस को। जिसके लिए हमेशा तुम वेट कर रहे थे कि कब वो रिजल्ट एग्जैक्टली आएगा। exactly. और मम्मी पापा का चेहरा देख के और खुशी हो गया कि चलो मम्मी पापा को अच्छा लगा कि तुम पीओ बन चुके हो। उसके बाद भी क्लर्क का रिजल्ट निकलने वाला था उसी दिन। तो तुम क्या एक्सपेक्ट किए थे, क्लर्क भी हाँ। हो जाएगा? एक्सपेक्ट किए थे हाँ क्लर्क का? हाँ हाँ, वो किए थे हम। तो अब बताओ, अब तुम पीओ बन चुके हो, अब तुम क्लर्क का रिजल्ट हाँ देखे और वहां पे भी वो बैंक दिख गया होगा, पंजाब नेशनल हाँ बैंक। हाँ उसके बाद हाँ। फिर क्या खुशी हुआ? उसके बाद खुशी उसके डबल हो बाद गया ये तुम्हारा? हाँ, उसके बाद ये लगा कि फाइनली हम अब कह सकते हैं कि हमको दोनों में सिलेक्शन मिला है, कोई एक जॉब नहीं। मतलब ये मेरा ड्रीम था कि मेरे को कम से कम एक से तो, इतना मेहनत करे, एक से तो ज्यादा में सिलेक्शन चाहिए ही, और उसी दिन मेरे को दोनों में मिला है। मतलब पीओ और और आप बार क्लर्क बार कह मत। रहे थे कुछ करो, तुम कुछ करो या मत करो, तुम्हारा प्योर क्लर्क ये वाला पक्का है। वही कॉन्फिडेंस दे रहा था इतने दिन से। और फाइनली जब रिजल्ट देखे हम कहे सब सच हो गया। बताए थे पीओ और क्लर्क दोनों लगेगा, और अल्टीमेटली उसी दिन दोनों लगे एक ही दिन में। मतलब हाँ इतना खुशी एक ही दिन में ज्यादा हो गया। मतलब दुख मिलता है हम लोग को, लेकिन एक ही दिन में इतना सारा खुशी कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन हाँ। चलो। तो ये इसी लाइफ टाइम मौके, वाली है। लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये तो लाइफ टाइम अचीवमेंट है। और कितना साल से मेहनत कर रहे हो? 2018 से मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, फ्रॉम द 2018 से? वेरी फर्स्ट डे मैंने, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मैंने स्टार्ट किया था, और यही था कि अब सिलेक्शन चाहिए, क्योंकि हाँ बस उसमें मेरी गलती थी कि मैंने सिर्फ दो ही सब्जेक्ट पे बहुत ध्यान दिया, बाकी दो सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट किया था। लाइक जी एंड इंग्लिश को स्टार्टिंग से मैंने नेग्लेक्ट किया था। लेकिन मैथ्स एंड रीजनिंग मैंने स्टार्टिंग से किया था, मैथ्स मेरा था नहीं, तो इसके चक्कर में मैथ्स में पहले से फोकस था। तो फर्स्ट डे से मैं ये प्रिपरेशन मतलब स्टार्ट किया था मैंने अच्छे से। चलो लेकिन बहुत गलतियां अच्छे। करते हैं ना, इसी वजह से इतना टाइम लगा है। तो ऑब्वियसली तो तुम पीओ ज्वाइन करोगे, क्लर्क तो ज्वाइन करने वाले हो नहीं। हाँ। नहीं। नहीं। चलो। अब देखो, अब सबसे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि देखो अब तुम तो सक्सेसफुल हो चुके हो, लेकिन बहुत लोग क्या होता है, बहुत लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। ये तो सच है, ये तो सच है। क्योंकि देखो बहुत लोग को
बेटर लक नेक्स्ट टाइम दिया जाता है मैसेज, क्योंकि वो लोग या तो प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करता है, या तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाता है, या फिर ऐसा भी होता है प्रीलिम्स और मेंस दोनों क्वालिफाई कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होता है इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू अच्छा में। खासा गया, बट फाइनल कट ऑफ में 1 या 1.5 मार्क्स पे छूट गया है। ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ था, मुझे याद है कि नहीं? कितना मार्क्स से छूटा था? बहुत अच्छे से। IBPS PO का जो पहला इंटरव्यू था वो 4 मार्क्स से छूटा था मेरा। आईबीपीएस पीओ का जो पहला इंटरव्यू वो 4 मार्क्स में छूटा था, तब लगा था गिव अप कर लेना चाहिए। नहीं सर, उसी दिन तो ये सोचा था कि IB बनना है तो PO ही बनना है, क्योंकि उसके पहले बनना मैंने है तो PO का पीओ ड्रीम बनना है। कभी नहीं देखा था। हाँ, क्योंकि हम पहले उसके पहले कभी ये ड्रीम नहीं देखे थे। एग्जैक्टली मतलब वो 4 मार्क्स से तुम छूट गए थे, और जैसे 4 मार्क्स में तुम छूटे, तुमको लगा कि अगले साल ये 4 मार्क्स तुमको कवर अप करना है, जैसे भी करके अगले साल कट ऑफ क्लियर करना है, ताकि तुम एक नेशनलिस्ट बैंक में पीओ बन जाओ। ठीक है। यस तो सर। तो ऑब्वियसली गिव अप तो नहीं करना चाहिए, ये तो बात है। लेकिन एक चीज़ है, हम बाकी लोग के लिए बोलना चाहते हैं कि देखो, बहुत लोग गिव अप कर लेते हैं, ठीक है, ऐसा तुम भी देखो, ऐसा हम भी देखे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे मान लो पहला अटेम्प्ट दिया नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट दिया फिर भी नहीं हुआ, तीसरा दिया फिर भी नहीं हुआ, और अल्टीमेटली वो डिप्रेशन में चला जाता है, और अल्टीमेटली वो गिव अप कर लेते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि गिव अप तो नहीं करना चाहिए। तो मैं तुमको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये जो फेलियर से सक्सेस तक, मतलब तुमको क्या खींच के ले गया? मतलब तुम डिमोटिवेट हुए ऑब्वियसली, क्योंकि पिछला साल तुम क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, और इस साल तक, ये साल तुम क्वालिफाई कर लिए, तो क्या चीज़ है जो तुमको आगे ले गया? बिकॉज ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट में तुम देखोगे कि ऐसा है कि वो लोग सही से प्रिपरेशन नहीं कर पाता है, क्योंकि उन लोग को लगता है उन लोग से नहीं होगा। तुम्हारे तुम्हारे साथ भी सेम चीज़ हुआ, तुम फेल किए, उसके बाद 2000, ये कौन सा साल का बात है जिसमें 4 मार्क्स से छूटा तुम्हारा? 2020 में ही था। ट्वेंटी 20th में 2020 को रिजल्ट 20th में 2020 को रिजल्ट आया था। 2020 में ही। अब बताओ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या चीज़ तुमको लेके गया इस एक साल में? मतलब सर, बताओ। हाँ, पहले जब फर्स्ट मतलब पहले ये था कि हम मतलब पहले जब ज्वाइन किए थे तो देखते थे कि एस्पिरेंट्स काफी टाइम से ट्राई कर रहे हैं, किसी का हो नहीं रहा है। तो मैंने अपना जब फर्स्ट एग्जाम दिया था, IBPS क्लर्क दिया था, उसका प्रीलिम्स मेरा छूटा था 10 मार्क्स से। तब लग रहा था कि पहले क्लर्क तो निकल जाए फिर PO देखेंगे, कि इन्वायरमेंट ऐसा रहता है ना कंपटीशन के, कि मोस्टली आपको बहुत सारे एस्पिरेंट्स मिलेंगे। मानते हैं आपकी उन सबसे फ्रेंडशिप नहीं होती है, बट हम्म, कहते हैं ना इन्वायरमेंट वैसे रहता है कि PO टफ है, IBPS PO टफ है, एक सम्स भी नहीं हिलता है। हम भी सोचे कि हो सकता है क्योंकि ये लोग तो काफी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जब मैंने अपना फर्स्ट IBPS PO दिया था ईयर 2019 में, उसका प्रीलिम्स हुआ था अक्टूबर, ईयर 19 अक्टूबर 2019 में उसका प्रीलिम्स हुआ था। तब मैंने उसका प्रीलिम्स दिया था, प्रीलिम्स दिया, ये श्योर थी मेंस तो दूंगी, क्योंकि मेरा अच्छा खासा प्रिपरेशन हो गया था। उस टाइम SBI क्लर्क का प्रीलिम्स मेरा क्वालिफाई था, तो हम उसका प्रीलिम्स दिए थे। मेंस देंगे ये भी पता था, GA पढ़ रहे थे। लेकिन ये एक एस्पिरेंट की सबसे बड़ी गलती, मॉक तो देना नहीं है मेंस का, क्योंकि वो 3 घंटे का मॉक होता है। और मॉक का दूसरा रीजन क्या है, सम्स बनते नहीं है तो फायदा क्या है मॉक देके, जो भी एनालिसिस के टाइम में देख लेंगे। उसके बाद जब IBPS PO का 2020 का मींस का रिजल्ट आया था 2 जनवरी 2020 को, तब मुझे पता चला कि मैंने PO मींस क्वालिफाई कर लिया। ओके। उस दिन लगा कि अ, इतना भी टफ नहीं है, अगर मैं ढंग से पढ़ी होती तो मेरा ही इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम तो मार्क्स पता होते नहीं है। लेकिन ये श्योर थे इतने ज्यादा मार्क्स नहीं होंगे, क्योंकि मैंने 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, तो कट ऑफ था 71.5। तो मैं श्योर थी इतने ज्यादा मार्क्स तो होंगे नहीं। लेकिन IBPS PO के इंटरव्यू के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने प्रिपरेशन की। इंटरव्यू मेरा उतना अच्छा नहीं गया था, आई एम वेरी श्योर मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया था। 5 मिनट में उस टाइम मेरा इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था। सबसे लास्ट सेकंड लास्ट एस्पिरेंट मैं थी, और मेरा 5 मिनट में इंटरव्यू कंप्लीट हुआ था, और मुझे ये पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा इस बार। लेकिन हाँ, जब इंटरव्यू के रूम से मैंने बाहर निकली, उसी टाइम मैंने सोचा बनेंगे तो फिर PO ही बनेंगे, क्योंकि हम कर सकते हैं, हम PO बन सकते हैं। क्योंकि मेरे को मतलब इंटरव्यू का ही डर था ना, कि इंटरव्यू। हम्म, मतलब तुम ठान लिए थे कि बोलिए। पीओ बन के रहोगे चाहे कुछ हो जाए, ये पहले से खुद बस। को एक प्रॉमिस कर हाँ। लिए थे।
कि हमको पीओ बनना ही है चाहे कुछ हो जाए, हाँ, एकदम प्रॉमिस कर लिए थे खुद सब को। कुछ भी जाए। और एक और हाँ, चीज मैंने एनालिसिस किया क्योंकि तुम्हारी हाँ, बातों पे जी, गलती कहाँ पे होता है? गलती होता है, मान लो कि अगर मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ या फिर मेंस क्वालिफाई होने के बाद इंटरव्यू देने के बाद भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, उसका दो रीजन है। पहला रीजन है कि मॉक 3 घंटे का होता है, तो सब लोग एक लेथर्जिक हो जाता है कि 3 घंटे का मॉक कैसे दे, अभी ब्रेक लेके देते, अभी 1 घंटा दिए, शाम को 1 घंटा दिए। या फिर सब लोग क्या करते हैं, प्रीलिम्स का ही मॉक देते रहते हैं, मेंस का नहीं देते हैं। और अगर नहीं मेंस देते। का देते भी है तो एनालिसिस ठीक से नहीं करते। जैसे मान लो फॉर एग्जैक्ट। एग्जांपल कि एक डीआई नहीं बना, एक प्रॉफिट लॉस का डीआई नहीं हुँ, बना, तो उसके बाद उसको हुँ, देखना चाहिए कि प्रॉफिट लॉस वाला जो डीआई था उसमें एक्चुअली क्या था, किस टाइप का क्वेश्चन था। तो एनालिसिस कोई करेगा तभी जाके उसको पता चलेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना है, और उस टाइप का कोई अगर कोई क्वेश्चन दिया तो वो आराम से बना लेगा। लेकिन यही सब लोग नहीं करता है, कि सोचता है ठीक है चलो बाद में कर लेंगे, अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी मन नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले ये चीज है कि खुद को प्रॉमिस करना है कि हाँ मुझे पीओ बनना है तो बनना ही है चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद हाँ, सही से मॉक एग्जाम देना है, क्योंकि अगर कोई प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया मतलब वो तैयार है पीओ के लिए, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको मॉक सही से देना चाहिए, एकदम रूटीन फॉलो करना चाहिए, मॉक देना चाहिए और उसका एनालिसिस करना चाहिए, है कि नहीं? यस, यही बात है। मेन यही चलो, था। क्योंकि और ये उस दिन हाँ जब मैंने बोलो, बताओ। ठाना कि मेरे को बनना है तो पीओ ही बनना है, क्योंकि मैं श्योर थी कि रिजल्ट आएगा भी, तो मतलब कहते हैं ना कि एक एस्पिरेंट की मैंने 1% उम्मीद रहती कि पास हो जाएंगे। मैंने वेट किया था 20th में तक कि शायद पास हो जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उस टाइम तो मतलब थोड़ा सा दुख लगा कि नहीं हुआ। लेकिन फिर हम अपने आप को बोले कि हम तो जानते थे ना कि नहीं होगा, हमको नेक्स्ट ईयर के लिए तो प्रिपेयर करना ही था, तो क्यों ऐसे हार मानना है। तो हार तो मानना नहीं है, बनना है तो पियो ही। तो अपने रूटीन स्टार्ट करो बनाना। तो मैंने क्या किया, जब तक मेरा प्रीलिम्स नहीं हुआ तो डेली 2 मॉक देती थी प्रीलिम्स का, और एक मेंस का देती थी। वो वीक में 2 मेंस का मॉक देती थी मैं, डेली नहीं देती थी उस टाइम, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी मॉक्स तो मैंने लिए थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एग्जाम सारे पोस्टपोन हो रहे थे, तो मैं ये श्योर थी पीओ का भी जाएगा तो पोस्टपोन होगा, क्योंकि एग्जाम सारे पोस्टपोन हो रहे हैं। तो उसको वीक में मैं 2 ही मॉक देती थी मेंस का। और जब सारे नोटिफिकेशंस आने लगे, तब मेरा जो नोटिफिकेशन आने का टाइम होता है, तब मैं प्रीलिम्स का मॉक 3 कर देती थी एक दिन में। ये 3 प्रीलिम्स का मॉक देना है, उसको प्रॉपर एनालिसिस करना है, अच्छा, और उसके तीन बाद मेंस का दिन मॉक में तीन वही 2 दिन। प्रीलिम्स का मॉक, दिन में कितना प्रीलिम्स का मॉक देते हैं? 3। इसी को बोलते हैं 3। 3, दिन में 3। चलो इसी को बोलते हैं हम्म। डेडिकेशन, कि चलो प्रीलिम्स तो एक ही घंटे का होता है तो 3 मॉक तो दे ही सकते हैं हम लोग। हाँ, वेरी गुड। हाँ। हाँ, और उसके साथ में अपना करंट अफेयर्स का मैंने मतलब जो करंट अफेयर्स जिससे मैं दूर भागती थी, आपको तो मैंने अपना रिजल्ट उसी टाइम बताया था कि मेरा रिजल्ट इतना गंदा हुआ है, तो आपने बोला था देखो तुम्हारा बाकी सब सही है, तुम अपना जीए सुधारो। तो मैंने अपना जीए पे अपना पूरा फोकस डाला, क्योंकि लॉकडाउन का टाइम ऐसा था कि उसमें जो सब्जेक्ट्स आपके वीक है आप उसको मतलब अच्छा स्मार्ट स्टडी करके अपना सही कर सकते हो। तो मैंने अपना करंट अफेयर्स पहले फर्स्ट मंथ में मैं 2 सोर्स पे गई, लेकिन ओके। हमको लगा कि ये 2 सोर्स बहुत दिक्कत दे रहा है, क्योंकि याद तो हो नहीं पाएगा, नोट्स बनाने में ही टाइम चले जाएंगे, इससे बस मैं हम्म। एक ही सोर्स फॉलो करूंगी, क्विजेस बाकी सोर्सेज से दूंगी। तब मैंने एक ही सोर्स से करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट किया। करंट अफेयर्स एंड मॉक्स तो मेरे चल ही रहे थे, और वीक में 2 मेंस की मॉक थी। जब प्रीलिम्स जैसे कि हुआ कि अब 2 वीक बाकी है मेरे प्रीलिम्स के लिए, तब वो अच्छा। स्टार्ट हो गए 4 मॉक इन अ डे प्रीलिम्स के, क्योंकि वो ओके। लास्ट का 2 वीक्स में मेंस का मॉक मैं नहीं दी। एक भी मेंस का मॉक मैंने नहीं दिया था। उस लास्ट 2 वीक्स में मैं एक दिन में 4 देती थी मेंस का प्रीलिम्स का अच्छा। मॉक। मतलब कि जैसे कि अगर आपकी क्लासेस भी होती थी, आपके क्लासेस अटेंड करते थे, क्लासेस मतलब सुबह उठते एक मॉक देंगे, फिर अपना काम वाम करके फिर आपकी क्लासेस अटेंड करके फिर उसके बाद एक मॉक देना है। दोपहर में एक ओके। मॉक, फिर शाम को आराम से हो जाता था। और प्रॉपर एनालिसिस तो होना ही है जब सीए, और सीए लिखना था और रिवीजन करना था, क्योंकि जिस दिन लिखो उसी दिन पढ़ो तो दिक्कत नहीं होती है याद करने में। तो वो तो एक मेरा प्रीलिम्स का हुआ। प्रीलिम्स हुआ, पेपर ऐसे आए थे कि मतलब डर तो सभी को लग रहा था कि कट ऑफ भी हाई जाएगा, वैकेंसीज बहुत कम थी। और मेन फैक्टर होता है वैकेंसी, सबसे बड़ा मेन फैक्टर। हमको जो याद है जब और ये वैकेंसी जो और डिमोटिवेशन ले आते हैं अंदर, हाँ, हाँ, कि हाँ। हाँ सीट कम है जब हमको फॉर्म आया कैसे था, मिलेगा। हाँ। हाँ, जब फॉर्म आया था 1176 वैकेंसी थी बस। अच्छा। और मुझे बस यही याद था कि जब हम लोगों का बैंकिंग का क्लास चल रहा था, मशीन इनपुट का क्लास था,
उस टाइम सब ओके वैकेंसीज पे ही डिस्कशन कर रहे थे और आप ही का क्लास था। आप ही ने ओके, बोला था तुम लोगों को वैकेंसी से क्या मतलब है, तुम्हें एक ही सीट चाहिए और एकदम कुछ नहीं बिल्कुल। चाहिए। तो जिस दिन मैंने ये वैकेंसी देखी, हमको वैकेंसी से मतलब नहीं है, मुझे तो बनना आईबीपीएस पीओ, तो मुझे अपना एक ही सीट चाहिए, हमको नहीं मतलब है बाकी कितनी वैकेंसी आएगी, बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, हमको नहीं मतलब है। क्योंकि एक सीट चाहिए, चाहे वो जैसे चाहिए, हमको चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो उस ओके, दिन मैंने सोच लिया कि अब बस हो गया। तुम ठान लिए कि जैसे या होगा एकदम लगा के ही होगा, मतलब लगा 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 के ही हुआ बस। ओके। अब उसके देखो, बाद हाँ बोलो, हम्म, अभी देखो फिर जब प्रीलिम्स दे, हाँ बोले। बोलो बोलो बताओ, फिर प्रीलिम्स डेट। प्रीलिम्स दे, हाँ प्रीलिम्स दे दिए। प्रीलिम्स के बाद मतलब ये था कि सब बोल रहे थे एग्जाम पोस्टपोन होगा, हमके कुछ भरोसा नहीं है आईबीपीएस का, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जब एसबीआई 10 दिन के पहले नोटिफिकेशन दे सकता है कि एग्जाम है तुम्हारा 10 दिन बाद, तो ये तो आईबीपीएस है, आईबीपीएस तो और भी है। तो मतलब लास्ट 2 वीक्स, जैसे नेक्स्ट 2 वीक्स के बाद आईबीपीएस पीओ मेंस से 2 वीक पहले उसने नोटिफिकेशन दिया कि आईबीपीएस पीओ मेंस पोस्टपोन हो गया। लेकिन ये था कि मैंने उस टाइम तक अपनी प्रिपरेशन छोड़ी नहीं थी, मैं अपना कंटिन्यूअस मॉक देती थी, अपना करंट अफेयर्स करती थी। फ्रेंड्स से भी इस पे बहस होती थी, वो लोग कहते थे एग्जाम पोस्टपोन होगा, मैं कहती थी नहीं होगा। तो उस दिन जिस दिन एग्जाम पोस्टपोन हुआ, वो लोग बोलते एग्जाम पोस्टपोन हुआ ना, हम कहा मेरी प्रिपरेशन तो नहीं टली ना। तो वो प्रिपरेशन चलती रही। और उसके बाद मेनली क्या हुआ, सब प्रीलिम्स लाइन से, और मेंस तो एक भी नहीं, बस एसबीआई क्लर्क का था जिसमें मेरी गलती थी। मैंने इतने दिन की प्रिपरेशन अपना एसबीआई क्लर्क मेंस के एग्जाम के दिन, समझ लीजिए कहते हैं ना, बर्बाद मैंने अपने हाथों से किया था। घर पे मतलब मेंस का पूरा अच्छे से पैटर्न बना के मॉक देना, सब कुछ मेरा सब बन चुका था। एग्जाम हॉल में गई, जीए दिया, इंग्लिश दिया, मैथ्स में मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी। सबसे बड़ी गलती, क्योंकि घर में मैं करती थी पहले एरिथ, क्योंकि क्लर्क में ये मेन था कि एरिथमेटिक आती है, डीआई आती है, तो उसमें एरिथमेटिक पहले करना है, डीआई बाद में करना है। ओके तो मेरा यही स्ट्रेटेजी था, मैंने एग्जाम में इसी को अपना बर्बाद किया है। मैंने क्या किया, पहले डीआई में लगे, डीआई इजी लगा मेरे को, लेकिन वो डीआई बना नहीं, मेरा एरिथ भी गया, वहीं पे मेरा पूरा टाइम गया, और उसके बाद इसका इफेक्ट मेरा रीजनिंग में भी पड़ा। और मैं उस टाइम एग्जाम हॉल से निकलते हुए श्योर थी मेरा ये एग्जाम भी नहीं होगा। उसके ओके। बाद यही डिमोटिवेटिंग था सबसे बड़ा, इतने टाइम से मींस का प्रिपरेशन करते करते ये एग्जाम मैंने बर्बाद किया था अपने हाथों से। ये कभी कभी हम लोग के हाथों से गलती हो जाता है कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते, सोच थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन अल्टीमेटली गलती के, लेकिन वो गलती तुम सुधारे भी अगला एग्जाम में। उसके बाद सर मैंने ये ठान लिया, चाहे जो भी हो जाए, स्ट्रैटेजी तो कभी चेंज नहीं करनी, एक ही स्ट्रैटेजी चेंज नहीं स्ट्रैटेजी करना भले चाहिए। लास्ट तक जाए, कभी भी नहीं चेंज करना चाहिए। देन ओके। फिर आया, मतलब फिर सारे प्रीलिम्स लाइंड अप थे, तो आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स हुआ, एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हुआ, सब दिया मैंने। फिर हुआ मेंस का लाइन, एसबीआई ओके। पीओ मीन्स, आईबीपीएस हम्म। पीओ मीन्स, आईबीपीएस क्लर्क मीन्स, पूरा जनवरी टू लेके फरवरी तक मीन्स था। और फ्रेंड्स एक भी नहीं था, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि सारा मीन्स एक साथ था। तो सारा मेंस प्रिपरेशन एक के लिए साथ था, जैसे सारा प्रीलिम्स हुआ था बैक टू बैक, वैसे सारा मेंस एक साथ हुआ। मीन्स एक साथ था। एकदम। और ये जब एक साथ हुआ, तो इसमें क्या था कि हमारे पास दिन के डेज बची थी, क्योंकि मेरा 4 जैन को मेरा एसबीआई प्रीलिम्स हो गया था। तो मेरी ये गंदी आदत है कि मैं क्या करती हूँ कि अपनी डायरी में जिस दिन जो एग्जाम हो जाता है, उसके बाद से जो डे रहता है नेक्स्ट एग्जाम का, मैं डेट लिख लेती हूँ कि इतने दिन बाकी हैं और इस दिन में ये मॉक कंप्लीट करना है। तो मैं अपना डेज बांट ली कि आज एसबीआई पीओ देना है, कल आईबीपीएस पीओ देना है, फिर एसबीआई पीओ देना है, फिर आईबीपीएस। तो इससे प्रॉपर एनालिसिस भी होगा ओके। और सीए भी हाँ, रिवीजन होते रहेगा। क्योंकि इस टाइम मेरे को प्रीलिम्स का कुछ नहीं देखना था, कुछ भी नहीं, तो मेरे पास इस टाइम मेंस का बस बहुत अच्छा तुमको टाइम था। मेंस में फोकस था कि हाँ, अभी हम हाँ सारा बिल्कुल। प्रीलिम्स खत्म हो चुका है, अभी फोकस मेंस पे है, अब और जैसे मेंस करके इस पे बार मेंस सिर्फ लगाना है। बहुत सारा मेंस था हाँ। तब, आईबीपीएस पीओ का मेंस था, आईबीपीएस क्लर्क का मेंस था, सब जनवरी फरवरी 2021 में था। हम्म। ठीक। चलो, उसके उसके बाद, उसके उसके बाद बाद करेंट अफेयर्स रिवीजन करते थे, आपका क्लास होता था करेंट अफेयर्स का हम्म, क्विज। सबसे बड़ा मेरे लिए रामबाण इलाज था। क्लास जब होता था कि करंट अफेयर्स की क्लास होगी, ये श्योर था कि करंट अफेयर्स की क्लास होगी नेक्स्ट वीक, तो ये था कि दिमाग में ये बैठ जाता था इतने से इतने मंथ का इस दिन में कंप्लीट रिवीजन करना ही है, चाहे जो हो जाए, तुमको चाहे जितना टाइम लगे, तुमको जो जो सेक्रीफाइस करना पड़े करो, नहीं सोना है मत सो, नहीं खाना है एकदम। मत खाओ, जो करना है करो, लेकिन इस लेकिन बार चाहिए।
इस पर चाहिए, सोना बाद में, इस खाना बात बाद पे में, खाना बस जो रूटीन बनाया गया उस रूटीन को फॉलो करना चाहिए, उसमें करंट अफेयर्स फॉलो तो करो, मस्ट है। तो करंट अफेयर से मुझे मस्त एक है। चीज याद आया, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं देखा हूँ स्टूडेंट्स में, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है कि उन लोग का रूटीन नहीं होता है। तो हम दो चीज पे अभी डिस्कस करेंगे कि पहला रूटीन कैसे बनाना है, कि सुबह से एकदम सुबह 6 बजे उठ जाना है, तो उसके बाद कैसे कैसे रूटीन बनाना है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे इंग्लिश हो या जीए हो या फिर मैथ्स हो या रीजनिंग हो। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि देखो अगर यही रूटीन अगर कोई फॉलो करेगा तो इतना गारंटी है तो उसको तो जॉब लगेगा ही। तो कैसे रूटीन को फॉलो करना चाहिए, एकदम सुबह से कैसे फॉलो करना चाहिए, सबको क्या बोलना चाहोगे? जैसे हम लोग डे 1 से स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स मेंस की हाँ प्रिपरेशन साथ में ना, एकदम। तो हम लोगों का अगर एकदम अर्ली मॉर्निंग होता है, मेरी ये आदत थी कि सुबह उठते ही आराम से 5-10 मिनट बैठो, फिर सीधा एक मॉक दो। कुछ करो एकदम या अच्छा, मत करो, तो पहले एक सीधा मॉक दो। प्रीलिम्स का मॉक तो एक वार्म अप हो जाएगा। मॉक, एकदम। हाँ, एक मॉक दो, क्योंकि दिमाग चलने लगेगा फिर कि उस ओके टाइम पे तुमको मॉक बिल्कुल। देना ही है। जब मॉक दे दिए, तुरंत ही साथ अपना टाइम निकाल के एनालिसिस करो, ताकि बाद में ड्यू रखोगे तो फिर नहीं होने वाला है वो चीज, डेफिनेटली नहीं होने वाला है। और उसके बाद फिर अगर घर में थोड़ा काम रहेगा तो वो करो, जो भी अपना काम है। उसके बाद सीधा आराम से, मतलब एक स्टूडेंट क्या करता है, अपना एक टाइम मैनेज करता है कि इस टाइम फ्रेम में अपना जल्दी से जल्दी सारा काम निपटा लो, ताकि तुम्हारे पास बाकी का टाइम रहे। तो मेरे पास सुबह 9:30 से लेके आराम से शाम को 5 बजे तक का टाइम था, मतलब उस टाइम में मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। ओके बिल्कुल। उस टाइम बस, हाँ, मम्मी उस टाइम बुलाएंगे खाने पीने के लिए तो जाना है, नहीं तो नहीं जाना है, मेरा सारा छुट्टी काम से उस टाइम। तो फिर उस टाइम में मैं करती थी अपना करंट अफेयर्स लिखना, क्योंकि नहीं, पहले मैं मेंस का मॉक देती थी, मेंस का मॉक चलता रहता था। तो जीए का सेक्शन होता है 35 मिनट्स, और मेरी ये आदत थी कि मैं सबमिट नहीं करती थी, कि मतलब जो बाकी सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जीएस सेक्शन हो गया, आपको 32 मार्क करने थे, आप 32 मार्क कर दिए, सबमिट, इंग्लिश में चले जाओ। लेकिन एग्जाम में तो आप नहीं कर सकते ना, एग्जाम में तो एकदम आपको नहीं। पूरे 3 घंटे वैसे बैठना है। तो तो क्या करती थी, हाँ, उस तो टाइम ये सबसे पहली जीए बात चलता था, तीन जीए घंटे मार्क कर लिया। हाँ फिर बताओ। हाँ, जीए का मॉक चलता रहता था, तो फिर मैं मम्मी का फोन लेके अपना करंट अफेयर्स का, जो उस डे का करंट अफेयर्स रहता था, उसको अच्छा। नोट करती रहती थी। तो ओके। क्योंकि जीए का काम तो हो ही जाता था कि मॉक दे रही हूँ और सामने बैठी हुई, 3 घंटा मेरे को बैठना है ना, हाथ पैर चलाना है तो चलाओ, मतलब आराम से लिखो। तो अपना करंट अफेयर्स, मेरा एक काम यहाँ पे कंप्लीट होता था। फिर साथ में फिर जब मेरा इंग्लिश सेक्शन, मैथ्स एंड रीजनिंग है, उस टाइम कोई डिस्टर्बेंस नहीं, पहले वो मॉक कंप्लीट करो। मॉक कंप्लीट करने के बाद लंच करना है, लंच करो, उसके बाद बैठ जाओ पढ़ने। तो हम पहले जो मेरा एनालिसिस का चीज रहता था, हम उसको करते थे कि जो जो मैंने आज मॉक दिया है उसमें मैंने क्या गलतियां की हैं और मैं उसको कैसे सुधार सकती हूँ, वो करना रहता था। अच्छा। उसके बाद का जो थोड़ा बहुत टाइम बचता था, उससे मैं करंट अफेयर्स याद करती थी, या फिर जो मैं याद किया रहता था प्रीवियस मंथ का, उसको रिवीजन करना। हम्म, ये मतलब टाइम मेरा हो जाता था। डेली बेसिस पे या तो प्रीलिम्स का मॉक या तो मेंस का मॉक देना ही चाहिए। उसके बाद हम्म। करंट अफेयर्स लिखना पड़ेगा, लिख के उसको रिवाइज करना पड़ेगा। जैसे कि आज का हम अगर करंट अफेयर्स लिख रहे तो ऐसा नहीं कि आज का ही पढ़ रहे, पिछले दिन का भी पढ़ना पड़ेगा, जैसे 2-3 दिन पहले का करंट अफेयर्स, कल क्या लिखे थे, परसों क्या लिखे थे, सारा करंट अफेयर्स हम्म। पढ़ना पड़ेगा, ताकि वो हम लोग के हम्म। दिमाग में रहे। और साथ ही साथ क्विज देना पड़ेगा, और हाँ, क्विज में मार्क्स अच्छा आएगा तो कॉन्फिडेंस तो रहेगा ही। कॉन्फिडेंस ठीक तो है आएगा ही। एकदम। तो स्पेशली जब रैंकिंग में हाँ अच्छी अच्छी रैंकिंग आती है, तो और अच्छा लगता है कि पढ़ेंगे, इसमें मार्क्स आ रहे हैं ना, तो पढ़ेंगे। हाँ एकदम। और उसके लिए मेन चीज होता है लिखना। और लिखते कैसे हो, क्या टॉपिक वाइज लिखना जरूरी है? मैंने टॉपिक वाइज लिखना स्टार्ट किया था, बट मेरे को उसमें थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा था, क्योंकि रिवीजन करते टाइम मतलब कहते हैं ना कि एक एक टॉपिक बहुत ज्यादा ज्यादा लगने लगता है। अच्छा। इससे बस हाँ मैंने फिर डे वाइज स्टार्ट किया, जैसे आज है 20, आज है 18th। 19 मार्च समझ लीजिए। हाँ, 18 हाँ मार्च। तो हम उसका करंट अफेयर्स लिख रहे हैं, तो ठीक उसको है। मतलब जैसे जो आता है न्यूज कि अब एमडी एंड सीईओ ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूली अपॉइंट हुआ, तो उसके बारे में लिखो। फिर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या स्टैटिक पार्ट है, स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी, टैगलाइन का था, हेडक्वार्टर क्या था, सब एक साथ ही लिखो। और उसके बाद फिर सेकेंड न्यूज जैसे हुआ कि किसको कौन सा अवार्ड मिला है, मतलब जैसे रहता है वैसे ही डायरेक्टली उसको अपने अपने अकॉर्डिंग जो तुमको समझ में बुलेट पॉइंट्स में वैसे लिखो। ओके, इसका मतलब इससे ये एनालिसिस हुआ कि
जैसे कि आज 18 अप्रैल है, आज अगर कोई करंट अफेयर्स लिख रहा है तो उसको पूरा लिखना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टैटिक है, जैसे कोई सीईओ हो या कोई एमडी हो या फिर वो हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो उसको भी साथ में लिखना पड़ेगा। तो जैसे 18 अप्रैल का ये भी रहा, और स्टैटिक भी प्रिपेयर हो गया साथ में, स्टैटिक से भी क्वेश्चन देता है, तो ऑब्वियसली स्टैटिक भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये 18th हो गया। फिर कल जब हम लोग 19th पे पहुंचेंगे तो वहां पे 19th को भी लिखना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम लोग को 18th का रिवीजन भी करना पड़ेगा। यस सर। और ऐसे अगर करते गए हम लोग तो ऑब्वियसली सारा करंट अफेयर्स दिमाग में हो जाएगा। अगर लास्ट और मोमेंट में कोई बोले कि 30 दिन में हम तो करंट अफेयर्स पढ़ लेंगे सारा 6 महीने का, तो पॉसिबल होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पॉसिबल ही मैं नहीं इसके होगा। मैं हूँ ना, उसका एग्जांपल मैं हाँ, हूँ। मतलब तुम खुद मैं पहले यही करती थी। ट्राई किए थे, मतलब 1 महीने में पूरा लगातार 6 महीने का पढ़ लो, लेकिन अल्टीमेटली कोई फायदा नहीं नहीं हुआ, याद कट ऑफ होता है। क्लियर नहीं हुआ। हाँ, नहीं, एग्जाम में जाके सब भूल जाते हैं, सब मिक्सअप हो जाता है। सब मिक्सअप हो जाता है वहां पे। दिल्ली बन जाता है मुंबई, और बेंगलोर बन जाता है चेन्नई, ऐसा हाल हो जाता है एकदम। स्पेशल मैंने स्टेट्स इन किया था न्यूज। नेशनल, अरे नेशनल क्रिकेट एकेडमी का जो स्टैटिक पार्ट था उसी में हेडक्वार्टर थे बेंगलोर या दिल्ली। मैंने उसी का गड़बड़ किया था एसबीआई क्लर्क मींस 2019 में। ओके, तो इसका मतलब ये चीज, जैसे मान मान लो कि अभी एग्जाम होगा अक्टूबर नवंबर में, अभी हो रहा है अप्रैल, तो अप्रैल से लेके हम्म, अक्टूबर तक एकदम हर दिन का एक कॉपी मेंटेन करना पड़ेगा। उस कॉपी में हर हाँ। दिन का करंट अफेयर्स लिखते जाना है, लिखते जाना है। तो ऐसे करते करते तो 2 महीने में कॉपी भी खत्म हो सकता है, 2-3 महीने में दो कॉपी महीने अगर, एक महीने में एक कॉपी खत्म हो एक जाती है। महीने में, हाँ, पतला सा कॉपी होगा वो 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो ऐसे करके कॉपी हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा, और हाँ, रिवीजन करते करते क्योंकि यहाँ, जब एग्जाम पास आएगा तब मतलब प्राउड फील होगा कि इतना करंट अफेयर्स हम पढ़े हैं, 7 कॉपी 8 कॉपी। हाँ, तब कोई भी करंट अफेयर्स का कोई भी क्विज दोगे तो तुरंत हो जाएगा। हाँ हाँ। ओके, मतलब सुबह उठ के सबसे पहले एक मॉक देना जरूरी है। हाँ, हम्म एक दिन प्रीलिम्स का, एक दिन मेंस का, क्योंकि एक ही दिन में नहीं भी हो सकता है, टाइम सबको नहीं मिल सकता, तो एक दिन प्रीलिम्स का, अगला दिन मेंस का। लेकिन और उसके बाद करंट अफेयर्स लिखना जरूरी है। करंट अफेयर्स हम्म उसी दिन का लिखना जरूरी है, विद स्टैटिक, हाँ। स्टैटिक के साथ। हाँ, तो ये दो चीज एक दिन में करना है, या तो प्रीलिम्स और मेंस का मॉक, साथ ही साथ करंट अफेयर्स। और क्या करना चाहिए उस दिन? इंग्लिश में क्या करना चाहिए उस दिन? एडिटोरियल, एडिटोरियल, एडिटोरियल हाँ, मेन एडिटोरियल। मेन हम एडिटोरियल। एडिटोरियल खुद भी, हाँ, हम एडिटोरियल खुद पढ़ते भी थे। और यूट्यूब चैनल पे एक टीचर है, उनको फॉलो भी करते थे। उनका 1 आवर का क्लास होता था, तो हम अच्छा, 2x पे करके देख लेते थे, क्योंकि ओके, उसमें वो जो एडिटोरियल कराते हैं वो एडिटोरियल के अकॉर्डिंग नहीं कराते, वो आरसी, एरर, क्लोज टेस्ट, इन्फरेंस सब कुछ अच्छा, हो जाता है। तो सब ओके। प्रैक्टिस हो जाता है। तो उसके बाद फिर जब मॉक देते हैं तो उसमें वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो हो तो जाता है। तुम वो भी बता सकते हो जी, कहाँ से किए, मतलब कौन सा टीचर से फॉलो किए? जैसे कि यूट्यूब पे नरीन सर बोल के इंग्लिश के सर हैं, वो अच्छा, सुबह नरेंद्र सर, 9 बजे ओके। उनका एडिटोरियल, हाँ, एडिटोरियल होता है, तो वो मैं फॉलो की थी बहुत अच्छे वो से, तुम क्योंकि फॉलो किए, उन्हीं के ओके। कारण मेरा इंग्लिश सुधरा हुआ है। नहीं तो तो हम इंग्लिश में कितने महान थे वो हम ही जानते अच्छा, हैं। तो उन्हीं के कारण इंग्लिश सुधरा है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम्म एडिटोरियल मतलब पढ़ना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बहुत लोग क्या करते हैं, अच्छा कल तो पढ़े थे तो आज छोड़ देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे, ऐसा बहुत हम्म लोग होता है, बहुत हम्म स्टूडेंट होता है कि आज कोई काम पढ़ के इसलिए आज एडिटोरियल छूट गया। लेकिन एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है, जितना है एडिटोरियल, सारा एडिटोरियल वो तो पढ़ना जरूरी हम्म है। मतलब हम्म एक हो गया मॉक, दूसरा हो गया करंट अफेयर्स लिखना, और तीसरा हो गया एडिटोरियल पढ़ना। और उस दिन एडिटोरियल में क्या पढ़ना। करना चाहिए? और उस दिन और में तुम क्या किए? उसके बाद फिर उसके बाद जैसे कि अगर मॉक दिए रहते, कोई ऐसे टॉपिक्स होता है, जैसे समटाइम्स होता था कि मेरा मतलब डीआई मेरा स्टार्टिंग में थोड़ा वीक था, मेरे को डीआई नहीं मेरे से डीआई नहीं बनता था। तो बीएससी मैगजीन बोल के एक मैगजीन आती है, तो मैं उसके डी मॉक पेपर से डीआई सॉल्व करती थी, क्योंकि अच्छा, भले मेरे को बीएससी मैगजीन 30 वाला मिनट्स लग से जाए। तुम, हाँ, तुम डीआई सॉल्व करते थे। डीआई, हाँ, हम्म, भले 30 मिनट्स लग जाए मुझे एक डीआई में, लेकिन इससे क्या होता था, मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती थी कि मेरा जो डीआई मतलब भले 30 मिनट्स लग रहा है, लेकिन दोबारा जब ये डीआई आएगी तो वो आराम से 5 to 10 मिनट्स में मेरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, रीजनिंग तो आप जानते हैं हम पहले से प्रैक्टिस करते थे पीडीएफ से, तो उसमें मेरे को टेंशन नहीं था। हम उसमें टाइमर के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते थे, विदाउट टाइमर भी प्रैक्टिस कर सकते ओके। थे, लेकिन डीआई मेरा मतलब वीक पॉइंट था उस टाइम। तुम रीजनिंग में अपने आप को तैयार कर लिए थे, एक हथियार तुम्हारा हम्म तैयार था, अब दूसरा हथियार तैयार हम्म करना था जो कि डीआई था, डीआई कमजोर था। हाँ मतलब
बहुत। मतलब हम लोग को हर स्टूडेंट का अलग अलग कमजोरी होता है, मतलब उसको पहले ढूंढना पड़ेगा उसका कमजोरी क्या है। अब किसी का पजल होता है, तो तुम्हारा भी कहीं कहीं ना कहीं पजल भी वीक था, सिटिंग अरेंजमेंट भी वीक था, या फिर कोई भी चैप्टर वीक था, तो उसको तुम पहले स्ट्रांग बनाए। वो एलआर, एलआर, लॉजिकल। लॉजिकल रीजनिंग, हाँ। लॉजिकल रीजनिंग में तो सब बोलते हैं कि वो बहुत कमजोर है, गलती हो जाता है, गलती हो जाता है। तो ये पार्ट को मतलब तुम हर अपना कमजोरी को स्ट्रांग कर रहे थे, चाहे वो एलआर हो, चाहे वो टीआई हो, इस पार्ट को स्ट्रांग कर रहे थे। मतलब किसी का भी कोई भी वीक पॉइंट है, उसको ढूंढना पड़ेगा कि पहले वो वीक पॉइंट क्या है। अब किसी का कोई भी हो हम्म। सकता है, किसी का टीआई होगा, हम्म। या फिर किसी को मिक्सड एलिगेशन टफ लग सकता है, किसी को मेंसुरेशन टफ लग सकता है। तो उस वीक पॉइंट को ढूंढ के उसको इम्प्रूव करना है, हाँ। ये हर दिन करना पड़ेगा। ओके। और मतलब जैसे अगर हम इस रूटीन को ऐसे डिवाइड कर दिए कि सुबह प्रीलिम्स रखते हैं, सुबह प्रीलिम्स का कोई एग्जाम दे दिया, उसके बाद अगर देखा जाए एडिटोरियल पढ़ लिया, क्योंकि प्रीलिम्स का एग्जाम देने के बाद कोई एडिटोरियल पढ़ सकता है। हम्म। एडिटोरियल पढ़ने के बाद करंट हम्म। अफेयर्स लिखा, और जो कोई भी एक हम्म। वीक पॉइंट है, जैसे कि तुम बताए तुम्हारा हम्म। टीआई था, तो उस पे फोकस करना पड़ेगा, उस पे बहुत सारा हम्म। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बहुत सारा क्वेश्चन, स्पेशली मेंस लेवल क्वेश्चन, और चैप्टर हाँ। वाइज क्वेश्चन भी, जैसे कि प्रॉफिट लॉस का हुआ, या फिर टाइम एंड वर्क का हुआ, या फिर प्रोबेबिलिटी का टीआई हुआ। ठीक, और फिर क्या मेन तो करना चाहिए। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता हाँ, है। ओके, मेन प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो कि एग्जाम में पूछता ही है एक। वो सही है। और अब तो तो और मेंसुरेशन भी है। अब मेंसुरेशन भी है, मेंसुरेशन का भी टीआई पूछते हैं, मतलब वो लोग तो ठान ले कि हम लोग तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, सारा जगह से क्वेश्चन देंगे। हाँ, हम्म। लेकिन उस हिसाब से हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा। और क्या करना हाँ। चाहिए उस दिन, जैसे कि ये सब तो हो गया, अब शाम को क्या करना चाहिए। हाँ, शाम को फिर एक मॉक देना है प्रीलिम्स का, फिर एक क्योंकि मॉक हम तो देना है, बोले ही थे। हाँ, हाँ। और 3 उसके बाद मॉक। उसका एनालिसिस है। उसका मतलब अब बहुत लोग सोचते हैं चलो सुबह मॉक दिया तो शाम को नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह ना ना मॉक दिया ना। तो शाम को भी देना पड़ेगा, एकदम। और सबसे जरूरी बात, चाहे वो प्रीलिम्स का मॉक हो, चाहे वो मेंस का मॉक हो, दिक्कत एक ही होता है कि सब लोग एनालिसिस नहीं करते हैं। एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जैक्टली। उसमें भी टाइम जाता है कि हम्म। नहीं, क्योंकि उसमें भी जब तक टाइम। अगर जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश आपका वीक है, ठीक है, इंग्लिश के जब आप रूल्स पढ़ रहे हो, मार्क कर रहे हो, वो गलत आपने मार्क किया, जब तक आप उसको देखेंगे नहीं कि उसने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, तब तक वो सही कैसे होगा। और वो सही नहीं होगा तो फिर आपकी इंग्लिश सुधरेगी नहीं, और इंग्लिश सुधरेगी नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं क्योंकि होगा। सेक्शन का टफ होता है। बिल्कुल सेक्शनल कट ऑफ होता है। अच्छा, इंग्लिश में एक प्रॉब्लम है, जैसे कि अब हम आते हैं चैप्टर यानी कि टॉपिक वाइज, या फिर सब्जेक्ट ही ले लेते हैं, तो सबसे पहले इंग्लिश डिस्कस हम्म। करते हैं। इंग्लिश पे हम देखें बहुत सारे स्टूडेंट क्या होता है, कम मार्क्स ले आते हैं, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, चाहे वो मेंस में हो, कम मार्क्स ले आते हैं। तो इंग्लिश में क्या क्या करना जरूरी है, सबसे पहले तो एडिटोरियल पढ़ना जरूरी है। हाँ। और क्या, और कैसे इंग्लिश हाँ। इंप्रूव हो सकता है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने जो किया था, मैंने अपना एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट किया था, एडिटोरियल की वीडियोस देखती थी। साथ में मैंने नरेंद्र सर के यूट्यूब पे पुराने उनके वीडियोस थे, अनअकैडमी स्टूडियो वर्ल्ड पे। ओके। उनकी थ्री प्लेलिस्ट थी, एक आरसी की थी, न्यू पैटर्न इंग्लिश, एंड एक नॉर्मल ग्रामर वाले। मैंने ये तीनों अच्छा। प्लेलिस्ट कंप्लीट की, क्योंकि इनकी जो ट्रिक्स होती हैं उस ट्रिक से आप इजीली इंग्लिश सॉल्व कर सकते हो, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद जब ओके। मेरा इन सब पे कमांड हो गया, तब मैंने इनकी लाइव क्लासेस स्टार्ट की करनी, क्योंकि मैंने आपका लाइव क्लासेस स्टार्ट किया था, तो मुझे ये समझ में आया कि जब तक हम लाइव क्लास नहीं अटेंड करेंगे, तब तक डाउट्स तो क्लियर होंगे नहीं, और डाउट्स क्लियर नहीं होंगे तो फायदा नहीं है क्लासेस करके। तो फिर मैंने ओके। नरेंद्र सर की इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट की लाइव करनी। तो मैं डेली क्लास में जाती थी उनके, मतलब बाकी सारी क्लासेस पॉसिबल नहीं हो पाती थी लाइव करने की, लेकिन दिन में उन्होंने 5 से 6 होता था, तो हम 2 क्लास लाइव उनकी अटेंड कर ही लेते थे। तो हम्म। एक डिस्क्रिप्टिव की क्लास थी जो उन्होंने पीयू के मेंस के टाइम में स्टार्ट की थी, वो बहुत हेल्पफुल रहा, क्योंकि ओके। पहले ऐसा था कि डिस्क्रिप्टिव आता था तो सोच नहीं पाते थे हमको लिखना क्या है, बट उन्होंने इतने टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करा दिया था कि ये था कि कोई भी टॉपिक आए मैं लिख सकती हूँ उस पर, विथ कोट्स लिख सकती हूँ। ओके। उसके बाद फिर हुआ, और एक क्लास थी कि जैसे कभी ग्रामर रूल की करती थी, या फिर आरसी या टॉपिक वाइज कोई क्लास होती थी, तब वो जाके मैं कर लेती थी। इससे मेरा इंग्लिश बहुत इम्प्रूव हुआ था, और मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करती थी, कोई आता था कोई नहीं आता था।
मतलब ऐसा है कि उनकी लॉस के। अब इंग्लिश तो सबका कमजोर है, तो मैं भी मानता हूँ इंग्लिश ये सारा ऑब्वियस स्टूडेंट का बात है। कमजोर है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे गलती होने का बहुत चांस है, जो जो रीजनिंग मैथ्स हम्म या जीए पे नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में हम्म डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन गलत होगा। तो उसके हम्म लिए अपना कमजोरी को, या जैसे तुम बोल रहे थे कि सर का वीडियो देख के, प्लेलिस्ट देख के तुम अपने आप को इम्प्रूव किए, तो ऐसा सबको करना भी हम्म जरूरी है। ऑब्वियसली कोई हम्म, इंग्लिश सबका कमजोर होता है, तो दिन में एक टाइम निकालना चाहिए ताकि यूट्यूब में वो लोग इंग्लिश का वीडियो देख पाए, और सिर्फ वीडियो नहीं, देख वहां से पाए। वो ट्रिक सीखे, और सिर्फ ट्रिक्स के हाँ, बाद ऑब्वियसली ठीक है, क्विज तो देना ही क्विजेस पड़ेगा। लगाएं। क्विज देना पड़ेगा बिल्कुल। क्विज ठीक है, देना बिल्कुल पड़ेगा। एकदम क्विज देना पड़ेगा। मैं ज्यादा क्विज नहीं देती थी, मैं मॉक्स पे इम्प्लीमेंट करती थी। मॉक्स में इम्प्लीमेंट करते क्योंकि थे। हाँ। हाँ, मेरे मेरे लिए समझ लीजिए मेरा क्विज का समझ लीजिए 36 का आंकड़ा है, मेरे से क्विजेस पे प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। क्योंकि क्यों देखिए सर, मतलब? 15 मिनट में 10 क्वेश्चन आते हैं, जबकि अच्छा। एग्जाम में रहते हैं 20 मिनट्स में 30 क्वेश्चन, या फिर ओके। 35 मिनट्स में 40 क्वेश्चन। तो ये तो सही है, रेशियो तो हुआ नहीं क्विजेस के अकॉर्डिंग। तो एकदम। मैं इसीलिए मॉक पे प्रैक्टिस करना रिलाई करती थी कि मॉक से करेंगे विद इन टाइम फ्रेम, जितना हो पाएगा उतना करेंगे, फिर एनालिसिस से सीखेंगे। ओके, तो तुम और मेनली जो टॉपिक जैसे वीक रहेगा। हाँ। तो तू मेनली मॉक पे फोकस की कि हाँ, पहले इंग्लिश हम्म। का सीख लेते अच्छे से, इंग्लिश को अपना स्ट्रांग बना लेते, उसके बाद सारा मॉक देंगे। वैसे एक बार मॉक मॉक का हम्म। भी बात कर लेते, क्योंकि स्टूडेंट्स ये भी पूछता है कि मॉक सर कहाँ से देना है, कहाँ से देना है, तो तुम क्या रिकमेंड करोगे कि कौन सा मॉक सही होगा? मतलब तुम कहाँ टेक्स्ट से बुक मॉक दिए? पहले, मैं पहले स्टार्टिंग में जब मैंने मैंने मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ था, तब मैंने टेक्स्ट बुक पे दिया था। बट जिस अच्छा। हिसाब से एग्जामिनेशन लेवल्स अप हो रहे थे, मुझे टेक्स्ट बुक के मार्क्स पे इतना रिलाई करना सही नहीं लगा। तब मैं ओके। ग्रेड अप का देती, क्योंकि आईबीपीएस पीओ के टाइम में लॉकडाउन की वजह से ऑलरेडी मेरे टेक्स्ट बुक के आईबीपीएस पीओ के सारे मार्क्स कंप्लीट हो गए थे। अब प्रीलिम्स पास में आ गया, अब मेरे पास मार्क्स है नहीं, तो मैं क्या करूंगी? तब मैंने ग्रेड अप के मार्क्स देने स्टार्ट किए। अच्छा, तब ग्रेड तुम अप के ग्रेड अप का मार्क्स मॉक्स देती दिए, थी। ओके। हाँ, जब ग्रेड अप का मार्क्स दिए, कट ऑफ क्लियर होता था मेरा। बट जब कट ऑफ क्लियर होता तो स्कोर मेरे लिए सेटिस्फाइंग नहीं रहते थे, क्योंकि जब मेरा टेक्स्ट बुक में 80s में मार्क्स आ रहा है और सीधा ग्रेड अप में पहुंच जा रहा है 67 70 में, वो डीमोटिवेटिंग लगता था। और इस टाइम मेरे प्रीलिम्स पास में आ चुके थे, तो मैंने कहा कि अब डर के तो फायदा है नहीं, जो होगा एग्जाम में ही होगा। लेकिन सही बता रहे हैं, ग्रेड अप का मॉक देते देते इतना कॉन्फिडेंस आ गया था, एग्जाम में मैंने 78 अटेम्प्ट किए थे आईबीपीएस पीओ में। मतलब मतलब कि फाइनली। ग्रेड अप का मॉक देके तुम्हारा फायदा हुआ, कि ग्रेड अप का मॉक दिए हम्म। तो तुम्हारा इधर भी मार्क्स नहीं, वो तुम्हारा थोड़ा, बढ़ गया। हाँ, ग्रेड अप का मॉक प्रीलिम्स लेवल का ठीक रहता है, एग्जाम के लिए। हम्म। मेंस लेवल के लिए मैं रिकमेंड नहीं कर सकती ग्रेड अप का अच्छा, मॉक। तो तुम ग्रेड अप का मॉक रिकमेंड करोगे प्रीलिम्स लेवल के लिए? प्रीलिम्स ओके। के लिए हाँ, और मेंस के लिए? प्रैक्टिस मॉक। अच्छा, मेंस के लिए तुम रिकमेंड करोगे प्रैक्टिस मॉक। प्रैक्टिस अच्छा, तो मॉक क्योंकि हाँ। तुम खुद प्रैक्टिस मॉक का दिए हो, और हाँ 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 उसका क्वेश्चन भी लेवल जैसा है प्रैक्टिस मॉक का, वो मेंस लेवल हाँ रहता है। हाँ 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 हाँ। ठीक है। और ये मॉक मतलब खरीद, ऐसा नहीं कि खरीद के रख देना, या फिर ऐसा कि नहीं नहीं खरीदना नहीं भी नहीं है नहीं, और देना भी है, देना और है। साथ में हाँ एनालिसिस भी करना है। हाँ, हाँ। क्योंकि हम सोचते हैं, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं कि सर मैंने मॉक दिया, लेकिन अल्टीमेटली एनालिसिस नहीं करते, तो एनालिसिस करना तो बहुत जरूरी नहीं। है। हाँ। हाँ ओके, तो ये तो हो गया मॉक का बात। हाँ। हाँ। ओके। अब जैसे इंग्लिश में बताए, ठीक है, इंग्लिश में इम्प्रूव हो सकता है वीडियो, या फिर एडिटोरियल देख, एडिटोरियल तो पढ़ना ही पड़ेगा हम्म। ऑब्वियसली। हाँ, और द हिंदू भी पढ़ना ऑनेस्टली पड़ेगा, ऐसे द हिंदू का न्यूज़ हाँ देखना पड़ेगा। हाँ, तो वो भी एक पॉइंट है, क्योंकि बहुत लोग हिंदू पढ़ता हाँ नहीं है, तो हिंदू पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से दोनों चीज़ प्रिपेयर होगा, करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा प्रिपेयर होगा, थोड़ा सा रीडिंग स्किल्स भी हाँ, बढ़ेगा, और डिस्क्रिप्टिव में भी आसान होगा। अच्छा, आसान होगा। इंग्लिश इंग्लिश से मूव ऑन करने के लिए एक और चीज मेरे दिमाग में आया, कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है, इसके लिए नॉलेज चाहिए, तो इस डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए क्या किया जा सकता है? हम्म। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए हम लोग जो एडिटोरियल एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव वही पूछे जाते हैं जो नॉर्मली चलता रहता है, और जो हम्म, नॉर्मली चलता रहता है उस पे हमेशा एडिटोरियल्स आते रहते हैं, दिन में 2 एडिटोरियल्स आते तो हैं। ये एडिटोरियल। मैंने इंटरव्यू के टाइम में भी नोटिस किया था, इंटरव्यूअर्स वही करंट अफेयर्स पूछ रहे थे जो एडिटोरियल्स में आए हुए थे। लाइक इंडिया इंग्लैंड का टेस्ट सीरीज चल रहा था, तो उससे इंटरव्यू में क्वेश्चन थे और वो एडिटोरियल में थे। एंड वैसे ही इलेक्शन के लिए, लाइक शायद कर्नाटका या कहीं के सीएम चेंज हुए थे, तो उनका भी डिस्कशन हुआ था, वो भी एडिटोरियल में आया था। इट मीन्स जो भी, चाहे वो करंट अफेयर्स हो, चाहे वो मतलब डिस्क्रिप्टिव हो,
चाहे वो इंटरव्यू सेशन के लिए, एडिटोरियल सब में हेल्पफुल रहेगा क्योंकि नॉलेज रहती है हमारे पास उससे। मतलब अल्टीमेटली ये एडिटोरियल ही मदद करेगा कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होता है ऑब्जेक्टिव हो हाँ गया लेकिन डिस्क्रिप्टिव क्वालिफाई नहीं हुआ, तो हाँ उसके लिए एडिटोरियल बहुत जरूरी है। हाँ हाँ। एकदम, तो ये तो एकदम दिमाग में सेट कर देना कि अगर सिलेक्शन चाहिए तो एडिटोरियल तो पढ़ना ही पढ़ना है, ये तो कॉन्फर्म हो गया। हम्म ठीक है, हम्म तो ये तो क्या इंग्लिश का पार्ट। अब आते हैं रीजनिंग का सेक्शन में। ये रीजनिंग में सब लोग डर जाते हैं पजल देख के, सिटी मैनेजमेंट देख के, जैसे बहुत बड़ा लेंदी पजल हो गया। तो क्या करना चाहिए, रीजनिंग का क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए रीजनिंग, तुम्हारे हिसाब से? अगर हाँ। मैं स्टार्टिंग हम्म। से बात करूँ रीजनिंग के लिए, तो हम्म। रीजनिंग में मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया था। आप मतलब जब क्लासेस होती थी क्लासेस अटेम्प्ट किया, उसके बाद सीधा मतलब जो वर्कशीट्स होती थी उसको सॉल्व करते थे पहले स्टार्टिंग में, उसको कर देते। साथ में पीडीएफ्स मैंने बहुत सॉल्व किए हैं, आप बहुत सारे सोर्सेज बताए थे, आईबीपीएस गाइड हम्म। हुआ, बहुत सारे पजल्स की पीडीएफ, उसको सॉल्व किया। साथ में उस टाइम मैं क्विजेस देती थी क्योंकि उस टाइम मेरा रीजनिंग स्टार्टिंग था और पजल्स इतनी जल्दी तो मतलब कमांड आता नहीं है, तो क्विजेस उस जी। टाइम देना, उस टाइम वो 15 मिनट बहुत कम लगते थे स्टार्टिंग में, और अब 15 मिनट लगते हैं, हाँ ठीक है बहुत ही ज्यादा है ये, इतने छोटे से पजल के लिए 15 मिनट बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले वही 15 मिनट बहुत कम लगते थे। तो फाइनली मतलब पीडीएफ सॉल्व किए, तो मतलब नॉलेज आती है ना कि आप डेली डेली करते हो कि कैसे कंडीशंस बैठा सकते हो, आप कंडीशंस कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तो बस वही है, बस डेली आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना है, चाहे वो क्विजेस से करो, मेरी मानो तो टाइमर लगा के करो, सबसे बेस्ट हुआ, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव, एग्जाम में टाइम बहुत मैटर करता है। और उसके बाद जब मेरा उस पर कमांड हो गया तो मैं सिर्फ रीजनिंग मॉक पे देती थी, और रीजनिंग की फिर या तो आपकी क्लासेस होती तब करती थी, नहीं तो रीजनिंग मैंने और कुछ नहीं किया है। तो बेसिकली जब मैंने क्लास की वहां से तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, उसके बाद तुम वर्कशीट्स करते गए, हम्म उसके बाद तुम क्विज देते गए, तब तुम क्विज देते थे और ऐसे करके तुम अपने रीजनिंग को हम्म। स्ट्रांग बनाए। हाँ। और उसके हाँ, और बाद जो डाउट रहता था हम्म, तब तो हाँ, ऑब्वियसली जो हाँ, डाउट रहता यहाँ था वो पे डायरेक्टली आपसे पूछ लेते थे यहाँ पे ना। एक सबसे बड़ी पॉइंट है, हाँ, रीजनिंग हो या मैथ्स हो, तो सबसे बड़ा चीज होता है डाउट। हाँ, तो डाउट पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि डाउट पूछेगा तभी हम्म डाउट क्लियर होगा, तो ये भी बहुत एक फैक्टर है, मतलब जो एक एक्स फैक्टर है जो कि हेल्प करता है रीजनिंग को स्ट्रांग बनाना। हम्म, क्योंकि ऑब्वियसली हाँ रीजनिंग ऐसा ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे मैं खुद रीजनिंग पढ़ाता हूं, तो मैं जानता हूँ, मैं मानता हूँ कि एक बार कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो जाएगा, वो तो वन टाइम क्लियर हो गया, हम्म उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो दिया जाएगा तो वो तो नहीं बनेगा, तो उसको समझना है कि कैसे बनाया जाए। अगर ये ट्रिक हाँ समझ में आ गया कि कौन सा क्वेश्चन कैसे बनाया जाए, तब तो बहुत आसान हो जाएगा रीजनिंग। और इसके लिए तुम, और जैसे सब लोग डरता है, जैसे सब लोग बोलता है मुझे, तो मेरे पास कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है कि सर प्रीलिम्स में तो हो जाता है आराम से, जैसे जैसे रीजनिंग का पजल देता है, सिटिंग देता है, वैसे हो जाता है, लेकिन मेंस में फंस जाते हैं। तो मेंस में तुम कैसे अपने आप को स्ट्रॉन्ग किए रीजनिंग में, ताकि मेंस में थोड़ा बहुत अच्छा मीन्स मार्क्स है। ऑब्वियसली बहुत अच्छा मार्क्स तो आएगा नहीं, क्योंकि जैसे मान लो रीजनिंग में 35-40 उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक स्टैंडर्ड मार्क्स लाने के लिए क्या करना चाहिए, स्पेशली पीओ मेंस में? पीओ मीन्स इसमें मतलब जो हमारा जो रीजनिंग होता है, इसमें हम लोग अगर पीओ मीन्स देने जाते हैं तो पीओ मीन्स में सबसे पहले पजल्स एंड सेटिंग को मत हाथ लगाओ, पहले मिसलेनियस देखो क्या क्या आए हुए हैं, डायरेक्शन डिस्टेंस हुआ, डेटा सफिशिएंसी हुई, कोडिंग डिकोडिंग हुआ, मशीन इनपुट हुआ, ये सब पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। और जब आप इसको अटेम्प्ट कर लो, उसके बाद जो टाइम बचे उसमें ये आपको दिमाग से शांति से सोचना है कि आप कौन सा पजल करोगे कि आपको उसी पे मतलब उसको बन जाए और किसी पे रुकना ना पड़े। क्योंकि हम लोग जब मॉक देते हैं तो मुझे हमें ये समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक मेरा वीक है, मुझे इस पे पजल नहीं टच करना है। जैसे कि हम बता रहे हैं अभी के मेरा जो पीओ मीन्स दिए थे, इस टाइम में मेरा सिर्फ एक ही वीक पॉइंट रह गया था पजल में, स्टेक बेस्ड पजल, क्योंकि ये न्यू टाइप का पजल था, मेरे को हमेशा इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मैंने पहले ही सोच लिया था अगर स्टेक बेस्ड पजल आएगा भी तो एक पजल आएगा इससे एग्जाम में, और मैं उसको स्किप करूंगी, मैं बाकी सब करूंगी। तो एग्जाम में मैंने देखा था, आईबीपीएस पीओ में तो नहीं आया था, बट उसमें एक मतलब हाउस वाला एक डायरेक्शन का ही संस्था, जो कि मेरे को समझ में नहीं आया, स्टार्टिंग में था। और मेनली मैंने ये देखा है मीन्स में, चाहे वो आईबीपीएस पीओ मीन्स हो चाहे वो क्लर्क मीन्स हो, जो सबसे ट्रिकी पजल होता है, देखने में बहुत छोटा लगेगा, एकदम स्टार्टिंग में होता है,
और जिसने स्ट्रैटेजी मेंटेन नहीं की उसका वो पेपर बिगड़ेगा, डेफिनेटली बिगड़ेगा। क्योंकि मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उस पजल पे अटके थे। मैंने बोला था कि पहले पेपर अच्छे से देख लेना फिर उस पे रुकना, लेकिन नहीं, सब लोग उसी पे अटक गए। लेकिन मेरे को अच्छे से पता था कि मुझे करना क्या है। मैं सारा क्वेश्चन देखती गई, पहले मिसलेनियस जैसा है मैं करती गई, और मैंने जब पजल्स देख रहे थे कि इस पजल पे ये आ रहा है, इस पजल पे ये आ रहा है, तो मैंने नंबर लिख लिया कि मुझे ये पजल इस सीक्वेंस में अटेम्प्ट करना है। लाइक 26 क्लर्क मीन्स में 26 नंबर का पजल सबसे छोटा, सबसे आसान था। वो अनसर्टेन बेस्ड पजल था, वो बहुत इजी था, मुझे अच्छे से आता है जब अनसर्टेन बेस्ड पजल अगर मेंस में आए। आपने कहा था पहले सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो कि क्वेश्चंस पूछे कौन से हैं। तो पहले क्वेश्चन था कि थर्ड लेफ्ट थर्ड राइट में कौन सा था, ठीक है। हम्म, बहुत लोग वो क्वेश्चन देखे उसी पे रुक के उसी को पजल बनाने लगे, बट मैं सेकंड क्वेश्चन पे गई। उसमें था टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हुए। हम कहे अब यहीं से अच्छा बनेगा पजल, इसके सिवा कहीं से नहीं बनेगा। तो मैंने फिर अपना वहां पे जो ऑप्शन थे उसको बैठाया, फाइनली मेरा एक पजल कंप्लीट हुआ। तब मेरे हाथ में 27 मिनट्स थे। तब मैंने आराम से अपना किया। लास्ट में जब मैं उस पजल पे गई, नंबर 1 वाले पजल पे, तब समझ में आया, 3-4 लाइन चाहिए, हम कहा ये छोड़ना ही बेटर है, इससे बस कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर। ओके। यही सिलेक्शन मॉक देते देखते मतलब समझ में आ जाता है कि आपको कौन सा पजल, मतलब उसको चुनना है, आपको कौन सा करना है। ये बहुत लोग ऐसा होता है ना कि पजल ट्राई करते हैं, इतना टाइम लग गया नहीं बना, चलो नेक्स्ट पजल पे चलते हैं, इससे उनका पेपर जरूर खराब होता है। और मैंने ये इन लोगों को, बहुत लोगों को देखा भी है अपने सामने, इस रीजन की वजह से अपना रीजनिंग सेक्शन बर्बाद करना। जबकि वो लोग रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, बट वही कहते हैं ना, एग्जाम टाइम में स्ट्रेटेजी बैंड बजा देती है। मतलब मेन प्रॉब्लम जो होता है, तो सब लोग जो मान लो कि जिन लोग का रीजनिंग में कम मार्क्स आता है वो लोग ये करता है कि चलो ये वाला पजल है इसको ट्राई कर लेते, हुआ तो ठीक है, नहीं तो अगले वाले पे जाएंगे। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, हम्म, पहले देख लेना चाहिए कि कौन सा बनेगा और कौन सा में टाइम ज्यादा कौन लगेगा, सा और जो बनेगा और सही से बनेगा उसको मार्क कर लेना चाहिए। तो वहाँ पे ऑप्शन भी होता है मार्क योर आंसर फॉर रिव्यू, या फिर जरूरत नहीं तुम अपने पेन से अपने पेपर में वो नंबर भी लिख सकते हो साइड में कि हाँ इस क्वेश्चन को मुझे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर कोई सही से सिलेक्ट किया तो उसका मार्क्स अच्छा हो जाएगा, लेकिन किसी का अगर सिलेक्शन सही नहीं है तो उसका मार्क्स तो बेकार हो जाएगा। क्योंकि ऑब्वियसली कोई ऐसा पजल अगर कोई चुन लिया जो नहीं बना, तब तो वो फंस जाएगा। तो ये क्योंकि चीज उसके बाद उसका नेक्स्ट सेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है ना, एकदम इसका इम्पैक्ट एकदम नेक्स्ट सेक्शन में पड़ता है। इसका इम्पैक्ट नेक्स्ट सेशन में पड़ता है। जैसे कि अगर किसी का रीजनिंग खराब हुआ तो वो जब रीजनिंग से मैथ्स पे जाएगा, अब मैथ्स में 100% कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता है, ऐसा लगता है कि अच्छा मेरा रीजनिंग तो बेकार गया, इसका मतलब मेरा मेंस क्वालिफाई नहीं होगा, पहले से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। और अगर किसी का रीजनिंग अच्छा हो गया, वो लास्ट में अगर मैथ्स कर रहा है तो वो सोचेगा अच्छा मेरा तो रीजनिंग अच्छा हुआ, तो एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ अगर मैं मैथ सही से बना लूंगा तो इस बार मेरा मेंस पक्का। और वो मोटिवेशन ही एक होता है ना कि हाँ चलो ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में हेल्प करता है। तो ये बहुत जरूरी है, मतलब सिलेक्शन बहुत जरूरी है, स्पेशली रीजनिंग में। क्योंकि रीजनिंग में एक पजल रहता है, एक सिटिंग अरेंजमेंट रहता है, लॉजिकल रीजनिंग जैसे जिसको क्रिटिकल रीजनिंग बोला जाता है, जैसे स्टेटमेंट अजम्पशन, फिर कॉज एंड इफेक्ट, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। तो उसमें अगर सही लगे कि हाँ वो भी एक इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश प्लस रीजनिंग कॉम्बाइंड, तो उसमें भी अगर लगे कि हाँ मुझे लगता है कि इसका आंसर यही होगा, तभी जाके आंसर करना चाहिए। नहीं तो उसमें भी एक है कि हाँ यहाँ पे मेरा मार्क्स नेगेटिव चला जाएगा, उसमें भी एक चांस है। तो मेंस क्वालिफाई करने के लिए रीजनिंग में स्पेशली सबसे ज्यादा जरूरी है सिलेक्शन। और सिलेक्शन। सिलेक्शन भी वैसे नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारा मॉक देना पड़ता है। और मॉक देते देते ये दिमाग में सेट हो जाएगा कि हाँ कौन सा क्वेश्चन करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, ये चीज हाँ, दिमाग कौन सा में मेरे होता से है। डुएबल है। हाँ मेन ये कौन रीजन सा होता है एकदम। ना, मॉक देते के बाद हाँ हम कौन सा कर पाएंगे, कौन सा मेरा वीक पॉइंट है, इसको तो छूना भी नहीं, देखना भी नहीं दोबारा। हाँ ये ऑब्वियसली हाँ ये ये भी होता पर्सन है। टू पर्सन वैरी करता है कि किसका क्या वीक पॉइंट होगा। तो अपने वीक पॉइंट को एग्जाम में हटा देना है, जो अपना स्ट्रांग है उसको अटेम्प्ट करना है, ये चीज दिमाग में रखना है। एग्जैक्टली। क्योंकि इधर उधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया बस मेंस डिस्क्वालीफाई, यही होता है। और यस। ये तो हो गया रीजनिंग का। अब मैथ्स में कुछ बता दो, मैथ्स में क्या करना चाहिए। मैथ्स तो सबका मतलब मैथ। डर है,
क्योंकि मैथ्स मैथ्स नाम हाँ सुन के ही बहुत लोग डर जाता है कि मैथ्स में तो अटेम्प्ट कम ही होगा, पहले से ही सोच लेते हैं अच्छा मैथ्स, पीओ का मैथ्स मतलब मेंस में तो 10 या 15 मार्क्स ही आएगा या उससे भी कम, ऐसा ही सब लोग सोच लेते हैं। तो क्या करना चाहिए इसमें मैथ्स में? सर ये मैंने भी सोचा था जब फर्स्ट पीओ मेंस दिया था मैंने कि इतना आ जाए तो बहुत है मेरे लिए, लेकिन नहीं, मैथ्स में कुछ नहीं है। मतलब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो कुछ नहीं है, बस शांत दिमाग से आपको अगर आप डेली मॉक देते हो, उसको एनालिसिस करते हो, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैथ्स कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड है। जो हम लोग प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लाइक एजेस समझ लीजिए, एजेस का जो क्वेश्चन सॉल्व करें उसमें नॉर्मली लिखा है एज टू ए का रेशियो, ए का एज का एंड बी का एज का रेशियो इतना है, 10 साल बाद इतना है, तो अभी का क्या होगा, तो ऐसे थोड़ी ना। लेकिन यही चीज वहां मीन्स में भी यही चीज रहता है, लेकिन वहां पे सेंटेंस फॉर्मेशन अलग हो जाता है। और मेनली आप जब रीडिंग करोगे तो आपको कॉम्प्रिहेंशन स्किल बढ़ेगी। आप जब उस क्वेश्चन को एक बार शांति से एनालिसिस करोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये भी एकदम प्रीलिम्स लेवल का ही है, बस हमें कॉन्सेप्ट अपना देखना है। अगर कॉन्सेप्ट हो गया तो उससे इजी कुछ नहीं है। कॉन्सेप्ट सही रहेगा तो डीआई भी बन जाएगी और वर्ड प्रॉब्लम भी बन जाएंगी। ये मतलब ये मेरा थॉट था, इसी के चक्कर में मैंने अपना पीओ मेंस में अच्छा अटेम्प्ट किया था। और जब मैंने अपना रिजल्ट देखा, मेरे को सबसे ज्यादा जीए के बाद उससे में मार्क्स भी मिले डीआई मैथ्स में। अच्छा, तो इसका मतलब मैथ्स में भी सेम टू सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए जैसे कि हम लोग रीजनिंग में करते हैं। हाँ, और हाँ सबसे हाँ हाँ। पहले उसको फॉलो करने से पहले हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, जैसे कि चैप्टर वाइज बहुत कॉन्सेप्ट जरूरी है। बहुत जरूरी है, हाँ क्योंकि हाँ। अगर किसी का चैप्टर क्लियर नहीं हो तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। नहीं और नहीं। सबसे ज्यादा जरूरी है स्पेशली मेंस में, ये मॉक देते देते ही होता है कि मेंस में दिक्कत ये होता है कि कैसा क्वेश्चन दिया समझना नहीं, मतलब समझ में नहीं आता है। हम्म, तो उसको समझने के लिए उसको हम्म, आहिस्ते से पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और अगर कोई मॉक ठीक से दे तो उसको ये भी लग जाएगा कि कौन सा उससे बनेगा कौन सा नहीं बनेगा। इसलिए बोला exactly, जाता है कि मॉक देना और उसको एनालिसिस करना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अल्टीमेटली यही देखा जाता है जब हम लोग मेंस देने जाते हैं तो यही मॉक का एनालिसिस काम में आता है। जैसे कि अगर किसी का टाइम एंड वर्क हाँ। स्ट्रांग हो तो उसको लगी जाएगा कि टाइम एंड वर्क का डीआई है तो ये तो मैं बना लूंगा, क्योंकि जितना मैंने मेंस का मॉक दिया उसमें मेरा सारा टाइम एंड वर्क बन चुका है या मैं एनालिसिस ठीक से किया हूँ। तो ऑब्वियसली वही इफेक्ट पड़ेगा मेंस में। मतलब इसलिए स्पेशली मैथ्स में डीआई का एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत जरूरी, बहुत ये जरूरी है। सब ये सब करेंगे तभी सिलेक्शन होगा सही से एकदम, और तभी हम लोग को बोला जाएगा दो लास्ट में हजार 2020 के पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये सब मैं गलती कर चुकी थी। हाँ, ये हाँ, सब गलती, ये हाँ सब मैं एकदम। अपना कर चुकी थी, इसलिए मुझे ये सारा हाँ, चीज पता था कि मुझे अब सुधारना क्या है, कि अपना एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। उस सिस्टम को मैंने फॉलो किया है। उस सिस्टम को फॉलो किए, मतलब जैसे यहाँ से एक कंक्लूजन में या फिर एक इन्फरेंस में निकाल सकता हूँ कि हम लोग हमेशा फेल करते 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 या तो कोई गिव अप कर लेता है या तो किसी को सक्सेस मिल जाता है। सक्सेस किसको मिलता है? सक्सेस हम्म, उसी को मिलता है जो हर बार फेल करने के बाद ये देखता है कि उसने फेल क्यों किया, उसने गलती कहाँ पे किया, वो गलती निकाल लिया, उस गलती को एनालिसिस कर लिया, बस हर बार अगर गलती सुधर गया बस, और अगर कोई गलती नहीं रहा तो उसका अल्टीमेटली उसको सक्सेस मिलना ही है। तो ये चीज है कि जैसे हम लोग फेल करेंगे देखना पड़ेगा कि क्या गलती किए थे पिछले बार, वही गलती बस हटा exactly। देना है। जैसे क्योंकि हम देखते एग्जाम हॉल से निकलते ही जैसे हम देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम लोग गलती करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग एनालिसिस नहीं करते। हाँ बताओ, क्या नहीं, एग्जाम में क्या बोल रहे थे? एग्जाम हॉल से निकलते ही हमें ये पता होता है, मतलब कि एक फीलिंग आ जाती है कि एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग इतना अपने आप को मॉक में इतना वो कर चुके रहते हैं कि हाँ, एग्जाम हॉल से निकलते ही पता चल जाता है कि हमारा ये एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा। एक अंदर से वाइब आ जाता है। ये मुझे इस बार समझ में आया है, क्योंकि एसबीआई पीओ का जब मेंस देके मैं निकली थी, लगा था 50-50% चांस है, क्योंकि जीए बहुत ही गंदा था, बहुत ही गंदा, इतना गंदा जीए मैंने इमेजिन नहीं किया था अपने लिए। तो उसी का रिजल्ट भी मिला था, नहीं हुआ, 0.1 से नहीं हुआ था मेंस मेरा। लेकिन आईबीपीएस पीओ के निकलते ये नहीं, इसका मेंस होना चाहिए, ये मैंने किया है, अपना 100% इसमें दिया है, अब ये और इसको देखना पड़ेगा। और तुमको जैसे निकले तैसे ही तुमको लगा इस बार तो मेरा मेंस पक्का है, इतना तो मैंने दिया, मतलब खुद पक्का। को लगा। हाँ, और अच्छा भी लग रहा होगा वो फीलिंग, सेटिस्फेक्शन था। सेटिस्फेक्शन था। हाँ सेट। हाँ ये
तो अगर सेटिस्फेक्शन होगा तो अंदर से लगेगा कि इस बार तो मेरा हो गया, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा, नहीं तो फिर वही तकलीफ होगा, डिमोटिवेशन होगा। तो इसलिए प्रिपरेशन जो है बहुत बहुत सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। और सबसे और लास्ट हमारा में नेगेटिव रिजल्ट हाँ बोलो। हमारा नेगेटिव रिजल्ट हम देखते भी थे तो मतलब हम सोचते कि रोना है अभी रो लो, 1 घंटा हाँ रोगे 2 घंटा रोगे ये गया तुम्हारा। उसके हाँ बाद जब तुम बैठोगे पढ़ने फिर भूल जाओ कि तुमको क्या हुआ, क्या निकला है रिजल्ट क्या नहीं निकला, ये सोचो कि तुमने गलती कहाँ की थी, अब वो दोबारा नहीं करना। अच्छा, एकदम बस जैसे यही मैंने था। बोला कि जो गलती हुआ है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, और नहीं नहीं रोना है तो करना, उसी दिन रो लो, अगर दुख लगे तो उसी दिन, ठीक है, सारा दुख उसी दिन लगेगा। जो करना है अग करो। जो करना है करो, जैसे बोलते हैं, मातम मना लो उसी दिन, अगला दिन सुबह उठ के पूरा एकदम लग जाना है और रुकना नहीं है, हम्म, एकदम लग जाना है। ये चीज बहुत हम्म, जरूरी है। ओके। हम्म, और जो मैं बोल रहा था, जैसे हम लोग इंग्लिश का डिस्कशन किए, रीजनिंग का हुआ, मैथ्स का हुआ, जीए में क्या करना चाहिए, जनरल जीए में अवेयरनेस। इसका सबसे सिंपल और शॉर्ट तरीका यही है, एक ही सोर्स से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। एंड ओके। रिवीजन होता है आप अपने नोट्स से भी कर सकते हो, क्विजेस से भी कर सकते हो, ये बहुत नेसेसरी है। क्योंकि मेन प्रीलिम टू मेंस का जो टाइम होता है बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है। अगर हम अपना प्रॉपर नोट्स मेंटेन किए तो हमें जगह जगह भटकना नहीं पड़ेगा कि हम ये टॉर्नेडो पढ़ लेते हैं, ये जीके डाइजेस्ट पढ़ लेते हैं, यहाँ का ये पीडीएफ देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि इस बार मेरे को मेंस के टाइम में ये फील हुआ था। हम अपने फ्रेंड्स को भी बताए थे, उन लोगों को कैसा लगा मुझे नहीं पता, ये रियलिटी थी इसलिए मैंने बोला था। हम कहे तुम लोग पागल हो जो एक सोर्स से दूसरे सोर्स से भाग रहे हो कि इसका 6 मंथ पढ़े 3 मंथ्स पढ़े। हाँ, हमसे पूछो हमको कितनी खुशी हो रही है कि मेरा सारा नोट्स बना हुआ है। हम मतलब बाकी एस्पिरेंट्स भाग रहे हैं सोर्स के पीछे और हम अपना सोच रहे हैं कि अपना रिवीजन करके मौका देना है। ये तुम लोग समझ नहीं रहे, तुम लोग को इतने दिन से बोला जा रहा है। तो वो लोग बोले कि नहीं तुम अपना रास्ता करो हम अपना देखेंगे। हम बोले ठीक है करो। फिर और मैंने यही अपने गलती नोट हो से ही जाता पढ़ाई है। की। हाँ ये तो सबसे बड़ी गलती, क्योंकि मैं ये भुगत चुकी थी ना। हाँ मैं 2019 में इन सब चीजों से गुजर चुकी थी कि मैं नोट्स के पीछे भागती थी और जो फ्रेंड्स जो बाकी नोट्स बनाए रहते तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने ही नोट्स पे रिलाई करूंगी और प्रैक्टिस करूंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं करती अब नया। तो सबसे पहले एक हम लोग को सोर्स फिक्स करना पड़ेगा, जैसे कि हाँ इसी एक सोर्स से हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जैसे कि हाँ, तुम कौन सा सोर्स रिकमेंड करोगे करंट अफेयर्स पढ़ने अफेयर्स के लिए? क्लाउड, अफेयर्स एफर्ट्स क्लाउड क्लाउड, रिकमेंड अफेयर्स करोगे, क्लाउड। बस यही एक फॉलो करना है? और भी कोई है हम्म, एफर्ट्स क्लाउड छोड़ के? या तो एफर्ट्स क्लाउड को नहीं एकदम नहीं, फॉलो करना है? एकदम फॉलो करना है। एकदम फॉलो करना है, तो एफर्ट्स क्लाउड को फॉलो हाँ करना है, और वहां से जैसे टॉपिक वाइज लिखना है, टॉपिक वाइज या फिर हाँ, नोट्स डे बनाने, वाइज नोट्स आपको बनाने हैं। जैसे सही लगे, हाँ हम्म, जैसे आप आपके लिए इजी पड़ेगी जैसे वैसे नोट्स हाँ बनाओ। जैसे सही लगे, या तो टॉपिक वाइज या तो डे वाइज। हाँ हाँ, ये हाँ जिसको हाँ, जैसे सही लगे। और ये सही एकदम लगे। एकदम पहला महीने से लगातार 6 महीने तक करना है। हाँ, जैसे कि अभी Day 1 से। अक्टूबर या नवंबर में एग्जाम होगा, तो ऑब्वियसली हाँ अप्रैल चल रहा है, तो अप्रैल से लेके अक्टूबर नवंबर तक एकदम रेगुलर होके, बिना गलती किए, गलती मतलब कभी कभी होता है ना, चलो आज थोड़ा पार्टी कर लेते हैं, या आज पूजा है घर में, ना, या फिर अभी दुर्गा पूजा आने वाला है, या फिर अभी होली चला गया, ये सब छोड़ देना है, ये सब छोड़ देना है। और एग्जैक्टली। सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस करना है, सैक्रिफाइस करके, हम चाहे चाहे हम कोई भी बहुत किए इवेंट हैं हो, ये सब। तुम बहुत की हो, जिसका अभी फल मिला है तुमको, जिसका ऑब्वियसली हाँ अभी अभी तुम पियो इसलिए बने हो क्योंकि तुम सैक्रिफाइस की हो, बहुत सारा किए सैक्रिफाइस। हैं। तो ऑब्वियसली ये भी करना बहुत जरूरी है, सैक्रिफाइस, उसके बाद एक डेडिकेशन, कि हाँ चाहे कोई भी इवेंट हो, हम्म, हाँ चाहे कोई भी इवेंट हो, या फिर घर में कोई भी काम हो, लेकिन आज हम सोच लिए कि आज करंट अफेयर्स अगर नहीं लिखेंगे तो सोएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, ऐसा दिमाग में रखना पड़ेगा। हम्म, नहीं तो चलो, अगर ऐसा अगर मन में आ गया, जैसे बहुत स्टूडेंट का ऐसा मन होता है, ओके आज का नहीं लिखे तो कल का कल लिखेंगे, और आज का भी कल लिख लेंगे, बस यही गलती हो जाता है, और ये इसलिए बर्डन क्रिएट करता है। बर्डन क्रिएट करता है। ये खुद, हाँ हाँ बर्डन खुद पे ही बर्डन क्रिएट करता है कि हमारा इतना सारा डी हो गया अब कैसे करें, क्योंकि मॉक भी देना है, ये भी करना है, हाँ। कैसे होगा। इससे बस टाइम टू टाइम लिखते रहो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और तो संडे रिवीजन के लिए मिलता है क्योंकि अफेयर्स क्लाउड वाले नोट करंट अफेयर्स डालते ही नहीं है संडे, तो अपना रिवीजन करो पूरे वीक का। तो ये बहुत जरूरी है ना, मतलब जैसे करंट अफेयर्स हाँ यहाँ से, और तुम जो रिकमेंड किए अफेयर्स क्लाउड, तो ऑब्वियसली अफेयर्स क्लाउड ऑब्वियसली बहुत अच्छा साइट है।
और ये तो हो गया करंट अफेयर्स का। तो और अगर मैं बैंकिंग का बात करूं तो बैंकिंग कहाँ से पढ़ा जाए? तुम कहाँ से पढ़े थे बैंकिंग? और हम मोस्टली मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, इसलिए हाँ मेरे को अच्छा, मतलब इससे थोड़ा बहुत फायदा बैंकिंग हो में गया कोई था। दिक्कत एडवांटेज था मेरा। हमको ओके। अगर बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना ही पड़ता तो मैं एग्जाम टाइम में पढ़ती थी। जैसे कि आईबीपीएस पीओ टाइम्स में पीओ मेंस के टाइम में मैंने क्या किया था, सिर्फ एक नोट से गो थ्रू कर लिया था जो क्लासेस में लिखवाए गए थे। लेकिन जब इंटरव्यू का टाइम आया मुझे लगा कि नहीं, इसमें इससे ज्यादा नॉलेज की हमें नीड है। तब मैंने आपसे बात किया था, तो आप ही ने सोर्स बताया था, यूट्यूब पे मैम का प्लेलिस्ट किया था, तो मैंने वहां से गो थ्रू किया। फाइनली मेरा बैंकिंग अवेयरनेस अब बहुत स्ट्रांग है, अब कुछ नहीं कह सकती। मेरा बैंकिंग अवेयरनेस उसी वीडियो से मैंने अच्छे से किया, समझ के फाइनली अगर अपनी लैंग्वेज भी बोलें तो हो जाएगा, क्योंकि हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो अब इजी हो गया है। सुनना था बस अच्छे से कि कैसे अपने को हाँ, कॉम्प्रिहेंड करना है, तो फिर हो गया। मतलब तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से थे और वीडियो, उसके बाद वीडियो देखी, यूट्यूब का वीडियो देखे, हाँ हाँ उसके हाँ बाद अब तुम मतलब वहां से तुमको क्लियर हो गया। और हाँ। बाकी साथ में करंट अफेयर्स, मेन दिक्कत तो वही है क्योंकि करेक्ट बैंकिंग तो है। फिक्स रहता है लेकिन करंट अफेयर्स तो फिक्स नहीं हम्म। रहता है, तो दिक्कत तो वही है। लेकिन उसको तुम मेकअप कर हम्म लिए। चलो, तो ये तो हो गया हम्म चारों सब्जेक्ट का, और ऐसा फॉलो करते हम्म। करते तो भी जाके अल्टीमेटली तुमको सिलेक्शन मिला। और एग्जैक्टली बाकी सर। इंटरव्यू में क्या क्या हुआ वो तो तुम बताए हो। हाँ। और अच्छा, अब सबसे जरूरी मैं तुमको एक सवाल पूछूंगा, सबको हाँ। क्या कहोगे? जैसे मान लो तुम्हारे भी बहुत सारा दोस्त है और मेरा भी हम्म ऐसे बहुत सारा स्टूडेंट है, ठीक है, उन लोग को इस हम्म बार नहीं हम्म हुआ, उन लोग को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, या फिर किसी का मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, किसी का इंटरव्यू भी देके फिर भी क्वालिफाई नहीं हुआ। जैसे तुम्हारा भी बहुत सारा दोस्त होगा, मेरा भी बहुत सारा स्टूडेंट होगा, तो सबको तुम क्या बोलना चाहोगे कि इस साल का जो प्रिपरेशन है, अब देखो जैसे दिक्कत होता है कि बहुत लोग डिमोटिवेट हो गए, मोटिवेशन आ नहीं रहा है अंदर हम्म से, तो तुम उन हम्म। लोग के लिए क्या बोलना चाहोगे? उन लोगों के सबसे पहली बात तो मैं ये बोलूंगी कि जब एप्लीकेशन आए, मतलब फॉर्म आए, प्लीज वैकेंसी के पीछे मत भागो। बस ये सोच लो कि इसमें एक सीट चाहिए, मतलब चाहिए। एक एग्जाम टारगेट कर लो कि कुछ भी हो जाए वो बाकी एग्जाम्स निकले या ना निकले, वो एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी का नहीं पता। क्योंकि मैंने भी आईबीपीएस पीओ का टारगेट किया था, मुझे ये और मेरा एसबीआई क्लर्क मेंस का बीच में रिजल्ट निकला था, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ था। लेकिन मेरे को ये पता था 24 दिसंबर को, मैंने ये कहा था ना कि मेरा जो 1 अप्रैल जो फाइनेंशियल न्यू ईयर है वो हमारा न्यू ईयर होगा, और डेफिनेटली हुआ, ओके। क्योंकि मैंने आईबीपीएस पीओ को ही टारगेट किया था। इसीलिए कह रहे हैं वैकेंसीज पे मत जाना, डेफिनेटली मतलब एक एग्जाम टारगेट कर लो, उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना। डे वन से प्रीलिम्स मेंस साथ में, एंड इक्वल वेटेज टू ऑल सब्जेक्ट। क्योंकि बस एक टाइम था लॉकडाउन के पहले तक कि कोई करंट अफेयर्स नहीं पढ़ता था, ये मैंने खुद नोटिस किया। लॉकडाउन के पहले तक सब मतलब कहते थे कि जीएफ जो पढ़ लिया उसका मेंस क्वालिफाई हो गया, बट लॉकडाउन के टाइम में मैंने ये खुद देखा है कि करंट अफेयर्स का जो क्रेज है, कि अब सारे बैंकिंग एस्पिरेंट्स डे वन से जब प्रीलिम्स भी दे रहे हैं तो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि बाकी सब्जेक्ट्स में भी आपको अपना स्पीड, एक्यूरेसी एंड मतलब कहते हैं ना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि अगर आपका 3 सब्जेक्ट मीन्स में स्ट्रॉन्ग रहा और चौथा सब्जेक्ट थोड़ा ट्रिकी आ गया, आपका ये 3 सब्जेक्ट आपको मीन्स क्लियर करा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस हाँ, चौथे सब्जेक्ट में सेक्शनल क्लियर होना चाहिए, सेक्शनल क्लियर होना बहुत वही जरूरी है, इक्वल वेटेज मतलब टू ऑल सब्जेक्ट। हाँ, हम्म, एक अब अगर हार कमजोर नहीं हो गया, मानना है। एक अगर कमजोर हो गया हाँ, तो बाकी 3 सब्जेक्ट उसको बचा लेगा। बचा और लेगा। और क्योंकि हार मेरा नहीं मानना इंग्लिश है। उतना स्ट्रांग नहीं था। हम्म। हाँ, मेरा इंग्लिश उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन ये था कि मैं अगर 17 भी अटेम्प्ट की हूँ तो मेरा वो 17 करेक्ट है, उसमें मेरा कोई ओके। नहीं काट सकता है मार्क्स। ये मैं श्योर थी, तभी तो जब मैं अपना एग्जाम देके आती थी अटेम्प्ट आपको बताती थी, आप कहते थे हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी श्योर नहीं देती थी। लेकिन जब मैंने अपना बैक टू बैक रिजल्ट देखा तो मैंने ये देखा कि मैंने 17 अटेम्प्ट किए तो मेरे वो सही हुए, ये गलत नहीं हुए। इट मीन्स एक्यूरेसी तो मेरी सही है, इट मीन्स बाकी 3 सब्जेक्ट्स को अच्छे से कर लेते हैं तो बच जाएंगे। मतलब तो वही किया ऑब्वियसली, था मैंने। ऑब्वियसली तुम्हारा जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसको तुम और स्ट्रॉन्ग बनाए कि हाँ, ये मुझे बचाएगा, अगर कोई दूसरा सब्जेक्ट मुझे डुबाएगा तो ये सब्जेक्ट मुझे बचाएगा। अब ये तो हम्म वैरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट की कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा हम्म ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, किसी का रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो सकता है, किसी का इंग्लिश स्ट्रॉन्ग हो सकता हम्म है, ये डिपेंड करता है। और साथ ही साथ जैसे हम्म तुम बोले करंट अफेयर्स अगर 6 महीने तक कोई लिखता रहे तो करंट अफेयर्स ही सबका स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा। और अगर कोई अगर मेरी किसी फ्रेंडशिप हो गई थी करंट अफेयर्स पे।
एकदम एक मतलब किसी और सब्जेक्ट में अगर थोड़ा कम मार्क्स आए तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, अच्छा करंट अफेयर्स तो सारा मुझे याद है, तो वहां पे तो हाँ मैं स्कोर कर लूंगा। और जहाँ पे सब लोग हाँ गलती हाँ करता है कि करंट अफेयर्स, चलो करंट अफेयर्स थोड़ा बहुत पढ़ के चला जाता है, नहीं होता है। हाँ। कोई करंट अफेयर्स में अगर 90% मार्क्स लाए तो उसका तो आराम से क्वालिफाई होने का चांस है। जैसे कि हम्म। अभी हम लोग ये भी देखते हैं कि करंट अफेयर से ज्यादा क्वेश्चन देता है जो जीए वाला पार्ट है, तो ये भी एक हम्म फैक्टर बनेगा अगर कोई सही से पढ़े तो। और सबसे हम्म बड़ी बात डेडिकेशन तो चाहिए, कि डेडिकेशन जैसे तुम बोले कि इस बार ठान लेना है कि आईबीपीएस पीओ तो लगाना ही है चाहे कुछ हो जाए, इस बार लगाना है, अगली हम्म। बार हम नहीं लगा पाए तो इस बार एकदम फिक्स कर देना है कि लगाना ही है चाहे कुछ हो जाए। और टारगेट कुछ फिक्स नहीं करने रह के जाए। बाद उसके बाद हम लोग इसी रास्ते पे फॉलो करना है। जैसे तुम आज बहुत कुछ बताए कि क्या क्या करना चाहिए दिन में, या फिर कैसे कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो तो बहुत ज़रूरी है। तो हाँ हम्म, और एक लास्ट सवाल जो मैं तुमसे पूछ, हाँ बोलो, कुछ बोलना है बताओ। हाँ, जैसे कि हम लोग यहाँ कहते हैं कि हम लोगों को जो चीज़ पसंद नहीं रहती है, मतलब हम्म, जो चीज़ समझ में नहीं आती, तो हम लोग उससे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं कि हमको वो चीज़ समझ में आए। वही सब्जेक्ट्स के साथ भी है। अगर आप कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, आप जितना टाइम उस सब्जेक्ट को दोगे, जितनी उससे फ्रेंडशिप करोगे, वो आपको उतनी जल्दी समझ में आएगा, और डेफिनेटली फिर वो अच्छा, आपको स्कोर भी दिलाएगा। हाँ मेन मतलब मेरा यही फंडा है कि पढ़ो तो फ्रेंडशिप करके पढ़ो, पढ़ाई से भी, नहीं तो नहीं होने वाला कुछ नहीं भी। तो नहीं होगा। मतलब अगर हम कुछ वो चीज कर रहे तो उस चीज के ऊपर मुझे वही अट्रैक्शन होना चाहिए कि हाँ, कि अभी वो हम्म चीज अच्छा लग रहा है। अगर अच्छा नहीं लगेगा तो करने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर अच्छा लग गया तब तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ सॉल्व करने हम्म में मजा आएगा। जैसे अगर कोई भी अगर डीआई हम्म बना रहे, ये सोच के नहीं बनाना है कि डीआई बना रहे कि मेंस में आएगा, ये सोच के बना रहे तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए, मजा आएगा सॉल्व करने में, उस टाइप का हम्म सोचना है ताकि इंटरेस्ट आए। हम्म ओके, अब आई होप कि जैसे आज तुम बताए कि इसी इसी मोटिवेशन को लेके अगले साल बहुत लोग और क्वालिफाई करेगा। सीट कितना भी है वो मैटर नहीं करता है, लेकिन जो मैटर लोग नहीं करता। प्रिपरेशन कर रहा है, जिन लोग के पास मोटिवेशन है, ऑब्वियसली मोटिवेशन एक बहुत ज़रूरी है, और तुम खुद एक मोटिवेशन हो। क्योंकि आज अगर तुम देखो, तुम फिनिश लाइन क्रॉस किए, अब तुमको देख के बहुत हाँ सारे लोग सोचेगा कि अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। तो ये एक एग्जैक्टली। बहुत बड़ा मोटिवेशन है। तो बहुत ज़रूरी है मोटिवेशन। और एक लास्ट सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम अपने आप को और कहाँ ले जाना चाहते हो? जैसे अब तो ऑब्वियसली तुम पीओ बन चुके हो, अभी कोई फ्यूचर प्लान या फिर कुछ सोचे उसके बारे में? सोचा तो है, एसएससी सीजीएल आगे देने का प्लान है, और उसके थ्रू ओके, इनकम टैक्स ऑफिसर का इनकम भी टैक्स प्लान है, ऑफिसर का देखिए पोस्ट, कैसा हाँ। होता है। अब मतलब प्रिपरेशन उसका अभी कर रहे हैं। हाँ, तो ऑब्वियसली वो तो एक बहुत अच्छा पोस्ट है। जैसे अगर मान लो कि अभी तुम पीओ बन चुके हो, तो अगर तुम सीजीएल के लिए पढ़ोगे और अगर सीजीएल लग जाएगा तो जैकपॉट पे जैकपॉट है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। और हाँ। तुम, और ऑब्वियसली अगर डेडिकेशन है तो ऑब्वियसली जैसे तुम में डेडिकेशन तो दिखता है, हमेशा दिखता है। तो ऑब्वियसली इस डेडिकेशन के साथ अगर चलते रहोगे तो ऑब्वियसली एसएससी भी क्वालिफाई हो जाएगा एक दिन, अगले साल ही क्वालिफाई हो जाएगा। बस उसके लिए जैसे थैंक यू हम लोग जानते सर। हैं कि जीएस पढ़ना पड़ेगा, सारा जीएस हाँ जो तुम ऑब्वियसली ये पढ़ रहे हो अभी। जो चलो मेरा वीक बहुत, पॉइंट है अभी हाँ फिलहाल, उस पर स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। एकदम अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। जैसे कमजोरी हाँ। जो होता है, कमजोरी में तो हम लोग में है ही, तो कमजोरी को हटा देना है, अपने लाइफ से कमजोरी हटा देना है, exactly। तभी जाके सिलेक्शन एकदम गारंटी मिलेगा। हम्म। ओके, और फाइनल वर्ड्स कुछ कहना है? यही कि सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है, और हाँ, मेनली ये है कि अगर मन में सोच लो कि नहीं जीतेंगे ना, तो कोई भी मतलब कितना भी मेहनत कर लो नहीं जीतोगे, एक बार बस सोच लो कि जीतना है, इट मीन्स वो जीतोगे डेफिनेटली। लाइक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो सोच ले होगा मतलब होगा,
नहीं होगा, नहीं होगा, इसके सिवा कुछ भी नहीं कह सकता है कोई। नेवर गिव अप एटीट्यूड लेके ही फॉलो करना है। जैसे कि अगर एक एग्जाम टारगेट किया, उसके बीच में भले बाकी एग्जाम्स हैं, उसमें सिलेक्शन मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो उससे हार नहीं माना, क्योंकि तुमको ये याद रखना है कि तुम्हारा गोल क्या है। तुमको तो आईपीएस पीओ बनना है या एसबीआई पीओ बनना है ना, तुम उस पर टारगेट करो ना। बाकी जो बीच में फेलियर है उसको मतलब होता है, 1 घंटे रोना है, 2 घंटे रोना है, रो लो, लेकिन उसके नेक्स्ट डे से अच्छे से प्रिपरेशन अपने गोल की साइड करना है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकते हो। ओके, मतलब जीतना है, जैसे करके जीतना है, ये पहले हाँ सोच लो, ये पहले दिमाग में इनपुट कर लो कि हाँ इस बार जीतना, इस बार हारना नहीं है, चाहे कुछ हो जाए, इस बार फिनिश हाँ लाइन तो क्रॉस हाँ, करना ही है, चाहे कुछ हो करना जाए। ही है। ये चीज अंदर हाँ रहना चाहिए, और हर दिन सुबह जब उठेंगे तो ये चीज अंदर ही रहेगा, तभी जाके क्या होगा, तभी जाके वो फिनिश लाइन पार हो पाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं कट ऑफ क्वालिफाई होगा, और अल्टीमेटली वहां पे नीचे छोटा सा करके से कोलन के अंदर वहां पे हम्म, बैंक लिखा रहेगा कि कौन सा बैंक में तुमको सिलेक्शन हाँ। मिला है, उसका खुशी कुछ और अलग होता है। मेनली मेनली एक बात, सिर्फ कट ऑफ के पीछे मत भागो, बिकॉज ऑफ देखिए आज कट ऑफ 60 है, कल कट ऑफ 100 भी हो सकता है। इट मीन्स बिल्कुल अपना 100% है कि अपना कैसे परफॉर्मेंस इनहेंस कर सकते हो कि तुम्हारी वजह से कट ऑफ बढ़े। तुम्हारे स्कोर ज्यादा रहेंगे तो मोस्टली, क्योंकि तुम्हारी तरह बहुत स्टूडेंट्स उनकी वजह से कट ऑफ बढ़ता है ना, इसलिए आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ानी है। कट ऑफ के पीछे मत भागो, बस ये याद रखना, कट ऑफ से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए बस। एकदम, बस अपना 100% देना है, हाँ, अपना 99 मैंने 100% 1% देना भी है। नहीं, 100%, 200% देना है अपना, ताकि वहां पे गलती नहीं होना चाहिए। हाँ, कट ऑफ तो बिल्कुल चेंज हो ही सकता है, नहीं, कट ऑफ का कोई भरोसा नहीं, एग्जैक्टली, कभी भी कुछ भी नहीं, हो सकता है, तो डरना नहीं है, बिल्कुल एकदम डरना नहीं है। डर आ जाता एग्जैक्टली, है हमेशा, नहीं। लेकिन डरना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ओके फिर, तो यही पे हम इसको एंड करते, ठीक है। थैंक यू फॉर द थैंक यू इंटरव्यू, सर। थैंक यू। ठीक है, और थैंक यू सर, सबसे ये बड़ा अपॉर्चुनिटी चीज, बहुत बड़ी थी मेरे लिए। एकदम, और सबसे बड़ा चीज मैं चाहता हूँ कि ये जो मोटिवेशन है, जो जो रास्ता तुम ले, मैं चाहता हूँ कि सब लोग ये रास्ता ले और बस अपना डेस्टिनेशन पे पहुंचे, ये चीज बहुत जरूरी है, एकदम। ओके, चलो, यस थैंक सर, यू फिर। यस सर। सो आई होप सबको स्ट्रैटेजी मिला है कि कैसे एग्जैक्टली पढ़ना है तुम लोग को। ऐसा नहीं कि सुबह उठना है और पढ़ने बैठ जाना, नहीं, एक पर्टिकुलर रूटीन फॉलो करो, वो रूटीन बनाओ, तुम अपने लिए वो रूटीन बनाओ, एक कॉपी में लिखो रूटीन को और उस कॉपी में दीवार में चिपका दो, और वो दीवार तुम्हारे रूम में होना चाहिए, जो कि सुबह उठोगे और देखोगे कि हाँ इट्स टाइम, अभी 6 बज चुका है, तो 6 बज गया, मतलब अभी मुझे उठ जाना है, और उठ के सबसे पहला काम है थोड़ा फ्रेश हो जाओ, फ्रेश होके एडिटोरियल पढ़ने बैठ जाओ। एडिटोरियल मतलब द हिंदू में जितना सारा एडिटोरियल है उसको पढ़ो, उससे पढ़ने से बहुत सारा फायदा होगा, तुमको नॉलेज मिलेगा कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। दूसरा चीज, तुम्हारा रीडिंग स्किल बढ़ेगा, ऑब्वियसली तुम्हारा इंग्लिश इंप्रूव होगा, इंग्लिश इंप्रूव करना बहुत जरूरी है। तीसरा चीज जो होगा, वोकैब भी इंप्रूव होगा, मतलब तुमको समझ में आ जाएगा कि ओके दिस आर द वर्ड्स आई डोंट नो नाउ, आज मुझे कुछ नया सीखने को मिला, तो ऐसा अपने आप अंदर लाओ। ऐसा नहीं कि चलो पढ़ लिए मेरा काम हो गया, पढ़ना है, नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें एंथू लाओ कि चलो पढ़ना है, आज कुछ नया पढ़ना है, आज कुछ नया जानने को मिलेगा, व्हाट इज हैपनिंग पॉलिटिकली, व्हाट इज हैपनिंग इकोनॉमिकली, क्या हाल है इस देश का फिनेंस का, तो ये सब जानने को मिलेगा, और ये सब ऑब्वियसली हम लोग को जानना चाहिए, बिकॉज वी आर द सिटीजनशिप ऑफ दिस कंट्री, राइट। तो अगर हम लोग नहीं जानेंगे तो कौन जानेंगे, तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम लोग एडिटोरियल को अच्छे से पढ़े, और उसमें जितना सारा नया वर्ड मिले उस नया वर्ड को कॉपी में नोट डाउन कर लो, ट्रस्ट मी इंग्लिश तुम्हारा स्ट्रांग होगा, प्लस पीओ में जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है उसका भी काम हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हो सके तो लिखो, लिखो, एडिटोरियल में जो भी पढ़े वो अपने भाषा में लिखो, तुम्हारा राइटिंग स्किल भी बढ़ेगा, बिकॉज डिस्क्रिप्टिव पेपर जब होगा वहां पे तुमको लिखना पड़ेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा रिक्वेस्ट सबसे, जस्ट फॉलो इट, तभी जाके होगा, और एक एंथू लेके पढ़ो, राइट। ऐसा नहीं कि तुम लोग बोरिंग हो गया, अच्छा पढ़ना है इसलिए पढ़ लिए, नहीं, एंथू लाओ अपने अंदर, वो जान लाओ, वो जोश लाओ, एक बार लाए बस, एक बार आदत पड़ गया ना उसके बाद वो आदत छूटेगा नहीं, राइट। सो ब्रिंग दैट जान, राइट, वो अंदर से बाहर लाओ, बी लाइवली ऑलवेज, और एक पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच बहुत जरूरी है। जैसे कि
मैं तुम लोगों को बताता हूँ, अभी एक वेब सीरीज मैं देख रहा था टीबीएफ का। ऑब्वियसली मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगता है मैं वो बोलता हूँ, राइट। जैसे टीबीएफ का एक वेब सीरीज है एस्पिरेंट्स बोल के, यूपीएससी रिलेटेड है। तो उसमें एक एपिसोड देखना कि पॉजिटिव अप्रोच करना है। तो ऑब्वियसली लाइफ में हर चीज में पॉजिटिव अप्रोच होना जरूरी है। तुम देखो कि तुम्हारा कौन कौन जगह में पॉजिटिव अप्रोच करना चाहिए। जैसे कि खुद मत देखो, किसी और को भी बोलो। मतलब अगर तुमको लगे कि कोई मास्क नहीं पहन रहा है तो टेल देम कि मास्क पहनो, बी सेफ, बी हाइजेनिक। बिकॉज अगर तुम सही रहोगे तो हम सही रहेंगे। और मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि अभी ये सिचुएशन फिर से आया, जो पिछले साल आया था, लेकिन अभी बहुत ही खराब सिचुएशन आया। सो मैं सबको बोलना चाहता हूँ, प्लीज स्टे सेफ, वैक्सीनेटेड, बी वैक्सीनेटेड। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं मिले तो खुद को सेफ रखना, स्टे होम, जितना हो सके अवॉइड क्राउडिंग, लोगों से कम मिलो, जितना हो सके पॉसिबल है घर पे रहो, और घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करो ताकि ये साल तुम जॉब लगा के रहोगे। तो सबको स्टे सेफ। और ऐसा नहीं कि ये एक ही वीडियो होगा, नहीं, ऐसा बहुत सारा मैं इंटरव्यू सेशन लाऊंगा तुम लोग के लिए। लेकिन तुम लोग को उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, जितना हो सके शेयर करना पड़ेगा। और एक और बात, अगर कोई वीडियो देना चाहते हो, कोई अगर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में प्लीज, यू आर मोस्ट वेलकम कि तुम कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख देना, अपना फेसबुक आईडी, अपना टेलीग्राम आईडी, ताकि मैं तुमसे कांटेक्ट कर पाऊं और मैं तुम्हारा इंटरव्यू लोगों तक पहुंचा पाऊं। बिकॉज अगर तुम फिनिश लाइन तक पहुंचे तो तुम्हारा ये भी अधिकार बनता है कि दूसरों को भी फिनिश लाइन तक पहुंचाओ, राइट। तो ये बहुत जरूरी है। तो मैं एक जरिया हूं, तो फील फ्री टू कांटेक्ट मी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का आईडी दिया हुआ है। तो इस टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है, इस ग्रुप में सब लोग ज्वाइन कर लेना। इस ग्रुप में डेली बेसिस पे क्विज होता है, क्विज ऑन द बेसिस ऑफ करंट अफेयर्स, इंग्लिश, और जैसे मैं खुद रीजनिंग और मैथ्स पढ़ाता हूं, तो किसी का कोई भी डाउट है वो भी मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो सब लोग को बस एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज अच्छे से रूटीन बनाओ और उस रूटीन को फॉलो जरूर करना, ताकि इस साल तुमको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता, राइट। नो वन कैन स्टॉप यू, राइट। दैट इज अ ह्यूज थिंग। आई होप सब लोग मेरी बात सुनोगे और सब लोग थोड़ा सा सेफ रहोगे। इट्स माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड मैं ये चाहता हूं कि सबसे लास्ट में मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि तुम लोग इंटरव्यू क्रैक कर लो, तुम लोग को जॉब मिल जाए, उसके बाद मैं तुम लोग के साथ वीडियो करना चाहता हूँ, मैं तुम लोग के साथ इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। तुम्हारा जो बात है मैं सबको पहुंचाना चाहता हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया। तो ये रहा चैप्टर 1। वेरी सोन आई एम गोइंग टू कम विद चैप्टर 2। लेकिन तब तक तुम लोग वीडियो को शेयर जरूर करना, प्लीज 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 सब्सक्राइब बटन दबा देना। सब लोग को बोल रहा हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट टू एवरीवन, सब्सक्राइब बटन दबा देना, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तभी मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊंगा। और ये वीडियो का लिंक जो है सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो शेयर कर लेना। Okay, so thank you everyone and have a nice day, have a nice life ahead. Hope to see all of you get success this year. Okay, chalo chalte, peace out.